It's a very important topic going to start. Thank you, Sadhana. Vishwakarma. Heart failure, congestive heart failure, or congestive cardiac failure. Heart failure, congestive heart failure, or we can say congestive cardiac failure. पूजा अप्रोक्सीमेटली कोई ऐसा ट्राउजर नहीं आता है ना? अब आप तो बोलोगे सर फिंगर के लिए क्या आएगा, नोज के लिए क्या आएगा, लिप्स के लिए क्या आएगा? नो पूजा, है ना? So now we are going to see there's a heart failure, congestive heart failure, or we can say congestive cardiac failure. सिंपल भाषा में हार्ट फेलियर की मैं बात करूं, सुनिएगा. हार्ट फेलियर की बात करूं, दैट इज योर हार्ट. हार्ट इज unable to pump blood. Heart is unable to pump sufficient blood towards body organ, is known as heart failure. Like शॉक में हमने पढ़ा, शॉक में मैंने कहा था फेलियर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. याद रखना, दोनों डिफरेंशिएशन याद रखना. फेलियर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट इज अ शॉक. व्हेन योर हार्ट इज अनेबल टू पंप sufficient blood to meet the metabolic need of the body organ, blood to meet the metabolic need of the body organ, जितने आपके बॉडी ऑर्गन को ब्लड की नीड है उतना ब्लड हार्ट पंप नहीं कर पाता है, उसको हार्ट फेलियर कहते हैं. अब समझने की कोशिश करेगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. सिंपल, हार्ट फेल हो गया. फेल क्यों हो गया? क्योंकि जो काम क्या है हार्ट का? पंप करना ब्लड का. किधर को? बॉडी ऑर्गन की तरफ. जब हार्ट आपका बॉडी ऑर्गन की तरफ उतना ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है जितने आपके बॉडी ऑर्गन को जरूरत है, उसको कहते हैं हार्ट फेलियर. अंडरस्टैंड एवरीवन? तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है. सिंपली मीनिंग क्लियर एवरीवन? मीनिंग क्लियर? जैसे मैंने लिखा है कि नॉट डिजीज बट ए सिंड्रोम. सिंड्रोम वर्ड जब भी आता है जहां पर पेशेंट को ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होते हैं, जहां ग्रुप ऑफ सिम्टम्स मिलते हैं, दैट इज अ सिंड्रोम. उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? सिंड्रोम. हाँ पूजा ये बोल सकते हैं इनएबिलिटी टू एडिक्वेट ब्लड सप्लाई, या हार्ट इज अनेबल टू पंप सफिशिएंट ब्लड, या हार्ट इज unable to pump sufficient blood to meet the metabolic need of the body organ. बहुत अच्छा, बहुत सिंपली आपने अच्छे से बताया बेटा. तो that is a we can say not a disease but it is a syndrome, that is a heart failure. It is an inability of heart to maintain adequate circulation to meet the metabolic need of the body because of impaired pumping capability is known as heart failure. The cardiac output is diminished and the peripheral tissue is not perfused adequately. Definitely जब हार्ट फेल होगा तो कार्डिक आउटपुट जो है यह डिक्रीज होगा. भाई जितना ब्लड पंप करना चाहिए उतना नहीं कर पा रहा तो कार्डिक आउटपुट क्या होगा? डिक्रीज. देखिए कैसे, जैसे ये आपका हार्ट है, दैट इज योर राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल. और आपको पता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड कहां देता है? अयोटा को देता है. किसको देता है बच्चों? अयोटा को देता है. नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं कि कार्डिक आउटपुट जो है वो 4500 से 5000 ml पर मिनट होता है. मतलब आपका जो हार्ट है यहाँ से जो ब्लड को पंप करा वो पर मिनट के हिसाब से 4500 से 5000 ml ब्लड को पंप करता है. अब जब ये पंप कर ही नहीं पा रहा है
तो बाहर जाने वाला जो पंप का करने के बाद जो कार्डियक आउटपुट है वो डिक्रीज हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से याद रखना है कि हार्ट फेलियर ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल कैन डिक्रीज योर कार्डियक आउटपुट, कैन डिक्रीज योर कार्डियक आउटपुट। मीनिंग क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चों हार्ट फेलियर का? इसको मैंने कहा इट इज अ सिंड्रोम, सिंड्रोम का मतलब मैंने कहा ग्रुप ऑफ सिम्टम। वी कैन नॉट से कि ये ग्रुप ऑफ डिजीज है बट ये ग्रुप ऑफ सिम्टम। ओके फाइन। नाउ कौन कौन से वो कॉजेज हैं जिसकी वजह से हार्ट फेल हो जाता है? तो सबसे पहले मैंने लिखा डिसऑर्डर ऑफ कोरोनरी आर्टरी। अब कोरोनरी आर्टरी डिसऑर्डर की मैं बात करूं तो हमने पढ़ा शुरू में पेशेंट को एमआई हुआ, पेशेंट को एंजाइना पेक्टोरिस हुआ, पेशेंट को हम बोल सकते हैं एंजाइना पेक्टोरिस हुआ। ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज है बच्चों, क्योंकि कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो है ना, पूजा ग्रुप ऑफ डिजीज नहीं बोल सकते, ग्रुप ऑफ सिम्टम बोलते हैं पूजा, ग्रुप ऑफ डिजीज नहीं बोल सकते। डिसऑर्डर ऑफ कोरोनरी आर्टरी में एमआई की वजह से हार्ट फेलियर हो सकता है, एंजाइना पेक्टोरिस की वजह से हार्ट फेलियर हो सकता है, जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज के रूप में हम कंसिडर करते हैं। हीरेन, हीरेन गलत, एथेरोस्क्लेरोसिस ही कोरोनरी आर्टरी डिजीज कॉज करता है, एथेरोस्क्लेरोसिस ही कोरोनरी आर्टरी डिजीज कॉज करता है। और कोरोनरी आर्टरी डिजीज के अंदर एमआई आएगा बच्चों, एंजाइना पेक्टोरिस आएगा। इसके अलावा जैसे कार्डियोमायोपैथी, कार्डियोमायोपैथी जो है कार्डियक मसल डिसऑर्डर है, कार्डियक मसल डिसऑर्डर है, जहां पर जो कार्डियक मसल है वो क्या हो जाएगा, स्टिफ, स्टिफनेस, स्टिफनेस हो जाएगा या एनलार्जमेंट हो जाएगा, एनलार्जमेंट हो जाएगा कार्डियक मसल्स की, तो हार्ट प्रॉपर पंप नहीं कर पाएगा। दैट इज अ कार्डियोमायोपैथी। यू नो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, हाइपरट्रॉपिक कार्डियोमायोपैथी, रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो कार्डियोमायोपैथी कार्डियक मसल डिसऑर्डर है, और कार्डियक मसल हार्ट की मिडिल लेयर में होती है, और जब कार्डियक मसल मदद करती कॉन्ट्रैक्शन तो हार्ट पंप कर पाता है। जब कार्डियक मसल स्टिफ हो गया या एनलार्जमेंट हो गई, कैन नॉट एबल टू डू द नॉर्मल फंक्शन, तो हार्ट पंप नहीं होगा, हार्ट पंप नहीं होगा बच्चों। देन हार्ट वॉल डिसऑर्डर। देखिए हार्ट वॉल डिसऑर्डर में वॉल हम पढ़ते ट्राइकस्पिड, हम वॉल पढ़ते बच्चों बाइकस्पिड, बाइकस्पिड, हम वॉल पढ़ते आयोटिक, और हम वॉल पढ़ते पल्मोनरी। 4 वॉल हम पढ़ते। यदि पेशेंट के वॉल्स में स्टीनोसिस हो गया, यू नो स्टीनोसिस, नैरोइंग, नैरोइंग, तो वॉल में जितना राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल या लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जितना वॉल्यूम जाना चाहिए उतना वॉल्यूम जाएगा ही नहीं, क्योंकि वॉल खुलेगा नहीं। जब वॉल खुलेगा नहीं तो वॉल्यूम कम जाएगा, कम जाएगा तो पंप भी कम होगा, पंप कम होगा तो मेटाबॉलिक नीड पूरी नहीं होगी। तो वल्वुलर डिजीज के अंदर ट्राइकस्पिड एट्रेसिस, सॉरी स्टीनोसिस सुना होगा, बाइकस्पिड स्टीनोसिस सुना होगा, आयोटिक और माइटल वॉल स्टीनोसिस जो है, या पल्मोनरी वॉल स्टीनोसिस आपने सुना होगा। तो हार्ट के वॉल जो है ये प्रॉपर काम नहीं करते तो पेशेंट को हार्ट फेलियर हो सकता है। एबनॉर्मल हार्ट रिदम लाइक डिसअर्थमिया, डिसअर्थमिया जिसमें मैंने एट्रियल फ्लैटर और एट्रियल फिब्रिलेशन आपको पढ़ाया। देन हाई ब्लड प्रेशर आल्सो रिस्पॉन्सिबल, हाई ब्लड प्रेशर आल्सो रिस्पॉन्सिबल कैन कॉज हार्ट फेलियर। अब कैसे हाई ब्लड प्रेशर हार्ट फेलियर करेगा मैं वो भी आपको जिक्र करूंगा। मैं कॉमन कॉज बता रहा हूं बच्चों, देखिए आगे कंफ्यूजन आपको कहां होगा। ये जो कॉजेज आपको बता रहा हूं मैं, ये हार्ट फेलियर का बता रहा हूं। आगे मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एक्यूट हार्ट फेलियर, क्रॉनिक हार्ट फेलियर, फॉरवर्ड हार्ट फेलियर, बैकवर्ड हार्ट फेलियर, राइट साइडेड हार्ट फेलियर, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। राइट साइडेड और लेफ्ट साइडेड के कॉजेज अलग होंगे, सिम्टम अलग होंगे, बट यहां पर मैं जो आपको कॉज बता रहा हूं ये कॉमन कॉज है। यदि हार्ट फेल की बात करें तो दीज आर द कॉमन थिंग्स विल रिस्पॉन्सिबल कैन कॉज हार्ट फेलियर। ये कॉमन कॉज की मैं बात कर रहा हूं। दैट इज अ डिसऑर्डर ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कार्डियोमायोपैथी, हार्ट वॉल डिसऑर्डर, एबनॉर्मल हार्ट रिदम और हाई ब्लड प्रेशर जिसको हम कह सकते हैं बच्चों। आया समझ में? ओके फाइन। अब हाई ब्लड प्रेशर कैसे करेगा? जैसे पेशेंट का ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर लाइक सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है वो आपका 140 हो गया, लाइक डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है
वो आपका 90 और उससे ज़्यादा हो गया, इसी को तो हम लोग हाइपरटेंशन कहते हैं, इसी को हम लोग हाइपरटेंशन कहते हैं, है ना। हाइपरटेंशन का मीनिंग देखिएगा, कंसिस्टेंट एलिवेशन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 और मोर देन दैट, और डायस्टोलिक 90 और मोर देन दैट इज नाउन एज हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन की वजह से क्या होता है, फोर्स ऑफ हार्ट टू वर्क हार्डर टू पंप ब्लड टू रेस्ट ऑफ बॉडी। क्योंकि जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ब्लड वेसल्स का, तो हार्ट का फोर्स और हार्ड हो जाएगा। फोर्स जो है और हार्ड होने की वजह से पंपिंग ब्लड जो है रेस्टिंग ऑफ द बॉडी भी होगा। देन लोअर लेफ्ट वेंट्रिकल टू थिकन और इट मे रिस्क टू सडन कार्डियक डेथ, इंक्रीज रिस्क ऑफ द हार्ट अटैक एंड हार्ट फेलियर। ये हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जो चेंजेस आ रहा है कि यदि पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, हाइपरटेंशन है, तो डेफिनेटली हाइपरटेंशन में हार्ट का जो वर्क है वो ज़्यादा हार्ड हो जाता है ब्लड वेसल्स के कॉन्स्ट्रिक्शन और अदर फैक्टर की वजह से। तो लोअर लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो थिक होने की वजह से पेशेंट को या तो सडन कार्डियक डेथ हो जाएगा और या हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर का रिस्क बढ़ जाता है। तो हाइपरटेंशन जो है किसी भी पर्सन को होना अच्छी बात नहीं है, पॉजिटिव साइन नहीं है, पॉजिटिव साइन ही, थैंक यू पूजा, ये पॉजिटिव साइन ही है, दैट विल बी रिस्क फैक्टर। तो हार्ट पेशेंट को यदि हाइपरटेंशन है, जिसको हम हमेशा क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम साइलेंट किलर बोलते हैं। हाइपरटेंशन का दूसरा नाम है साइलेंट किलर। हाइपरटेंशन आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको, हाइपरटेंशन को हम लोग साइलेंट किलर बोलते हैं, क्योंकि हाइपरटेंशन इनिशियली एसिम्प्टोमेटिक होता है, मतलब शुरू में हाइपरटेंशन के सिम्टम दिखते नहीं है, और जिसकी वजह से पेशेंट को ब्रेन हैमरेज हो सकता है, डेथ हो सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है, रीनल फेलियर हो सकता है। लगातार उच्च रक्तचाप जिसको हाइपरटेंशन कहते हैं, इट इज मस्ट डेंजरस, है ना। इसलिए लाइफ जो है ना बच्चों, लाइफ जो है ना तनाव से भरी होती है हर इंसान की। हर इंसान की लाइफ में हजारों पचासों मुसीबतें भी होती होगी। यदि हम उन मुसीबतों से लड़ते लड़ते अपनी कुर्बानी भी दे देंगे ना, कुछ दिन आपको सिर्फ फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया जाएगा कि बड़े अच्छे थे और चले गए। इसलिए जब तक मुसीबत नहीं तो जिंदगी क्या। मुसीबतें हमें और मजबूत बनाती हैं, और ये मान के चलना है उसका सॉल्यूशन निकलेगा एक न एक दिन, बट अभी के अभी पॉसिबल नहीं होता। तो मुसीबतें जब आ रही ना, इसका मतलब आप कुछ अच्छा कर रहे हो। मुसीबतें जब आ रही ना, वो एक साइन है कि आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, तभी तो मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है ना। जब कुछ करोगे नहीं तो मुसीबतें आएगी कहां से। किसी ने बहुत खूबसूरत कहा है कि इंग्लिश में कहावत है, डेडिकेशन इज नॉट ए गारंटी ऑफ सक्सेस, but my dear, dedication is increase probability of success। किसी काम को डेडिकेटिव रूप से करना गारंटी नहीं है सक्सेस की, बट आपके सक्सेस होने के चांस जो है वो बढ़ा देते हैं। तो डेडिकेशन इज नॉट ए गारंटी ऑफ सक्सेस, बट डेडिकेशन इज इंप्रूव प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। आपके सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ा देता है। और यही लाइफ है, यही लाइफ है। जिंदगी में आए हो तो मुसीबतों का सामना करने के लिए करेज होना चाहिए। मुसीबत नहीं है, वो टास्क है कि यार तू करके दिखा, तू कर तो सही। और जब हम कुछ करने की कोशिश करते हैं तो इंटरप्शन आना है। मैं तो एक सच्चाई आपको बता देता हूं बच्चों, जब आप जिंदगी में कुछ अच्छा करोगे ना, सबसे पहले अपने पड़ोसी, अपने दोस्त, अपने नियरेस्ट परेशान होते हैं। तो हमें दुनिया की चिंता नहीं करनी है, हमें खुद को सेटिस्फैक्शन के लिए, खुद को खुश करने के लिए मेहनत करनी है। और जब आप सक्सेस हो जाओगे तो दुनिया आपको सलाम करती है। ये फैक्ट है, ये लाइफ है, और उसके लिए आज मेहनत कर लो।
आने वाली लाइफ को खूबसूरत बनाने के लिए वक्त है, प्योर एनर्जी है। आज आपके पास बहुत कुछ है जो आप करके अपनी लाइफ को सेटल कर सकते हो, और मौका हाथ से निकल गया ना तो 2 वक्त की रोटी बनाने का काम, झाड़ू पोछे का काम, चूल्हे चिमटे का काम, घर की रखवाली का काम जिंदगी भर रहेगा। पढ़ाई क्यों की फिर तुमने? क्यों पढ़े? क्यों 4-4 3-3 साल नर्सिंग में लाखों रुपए लगा करके दिन रात हॉस्टल में लाइब्रेरी में मेहनत करके पढ़ाई की? कहां है आपका एजुकेशन? कहां आपकी वो मेहनत? याद करना, फर्स्ट ईयर का जब रिजल्ट आता तो धड़कनें तेज हुआ करती थी, जब सेकेंड ईयर का रिजल्ट आता धड़कनें बढ़ जाती थी, फोर्थ ईयर में सबसे ज्यादा धड़कनें धड़कती है कि यार मेरा नर्सिंग पूरा होगा कि नहीं होगा। क्यों भूल गए? वो टीचर की डांट खाना, वो टीचर का पनिशमेंट, वो रिसर्च करने के लिए प्रपोजल बनाना, स्टेटमेंट तैयार करना, प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ ऑब्जेक्टिव्स बनाना, डाटा कलेक्ट करना, रात भर लैपटॉप पे बैठ करके अपने डाटा को एनालिसिस करना, भूल गए? कम्युनिटी पोस्टिंग में जाना, हॉस्पिटल में ड्यूटी करना, नाइट ड्यूटी करना, डबल ड्यूटी करना, भूल गए? क्यों किया वो? क्यों की मेहनत? वक्त है कुछ करने का, जागिएगा, मेहनत करिएगा और अपने सपने को अभी भी पूरा करिएगा। अभी सपना अधूरा है। जिम्मेदारी आई है तो जिम्मेदारियों को निभाओ, उसके साथ पढ़ाई को मत छोड़ो, सपने को मत मारना बच्चों। सपना मर गया तो आप मर जाओगे, सपना जिंदा रखना अपना, और सपना जिंदा रहेगा ना तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। हर वक्त वो आपका सपना आपको आगे बढ़ने को मजबूर करेगा। ये स्पिरिट बना के रखिएगा। अभी बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है। नेक्स्ट कैरी ऑन करता बच्चों, ध्यान से देखिएगा। क्लासिफिकेशन, जैसे मैंने बहुत सारी चीजें आपको यहां पर बताया कि हार्ट फेलियर जो है बहुत सारे टाइप्स का हो सकता है। हार्ट फेलियर जो है वो डिफरेंट टाइप का हो सकता है। जैसे मैंने क्लासिफिकेशन में सबसे पहले पुट किया एक्यूट हार्ट फेलियर दैट विल बी अकर सडनली। एक्यूट मतलब होता है कोई भी एक्यूट कंडीशन को यदि मैं आपको एक पैरामीटर में सेट करूं तो आपको याद रखना, इसको हम बोल सकते हैं विद इन 6 वीक। कोई भी एक्यूट कंडीशन जो है उस 6 वीक के अंदर डेवलप होती है। 6 वीक का मतलब होता है 1.5 मंथ। 1.5 मंथ ये एक एवरेज ड्यूरेशन में आपको बता रहा हूं। कोई भी कंडीशन यदि विद इन 6 वीक में डेवलप होती है, दैट कंडीशन वी कैन से एक्यूट। दैट कंडीशन वी कैन से एक्यूट, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो एक्यूट को मतलब सडन आपके हार्ट के फंक्शन लॉस हो गए, सडन आपके हार्ट के फंक्शन लॉस हो गए, आपका हार्ट काम नहीं करा, इसको हम एक्यूट हार्ट फेलियर बोलते हैं। कोई बड़ा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, कोई बड़ा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। और क्रॉनिक हार्ट फेलियर डेवलप ओवर द टाइम, मतलब वी कैन से मोर देन 6 वीक, आफ्टर 6 वीक या मोर देन 6 वीक। तो दोनों में कोई बड़ा फर्क नहीं है, दोनों कोई बड़ा फर्क नहीं है। थ्रेटनिंग है बिल्कुल, कंडीशन डेंजर है, सडन हार्ट फेल होना और धीरे धीरे। क्रॉनिक को हम ये भी बोल सकते हैं इंसीडियस लॉस ऑफ हार्ट फंक्शन। इंसीडियस मतलब होता है धीरे धीरे आपके हार्ट के यदि फंक्शन लॉस हो रहा है, दैट वी कैन से क्रॉनिक हार्ट फेलियर, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। हियर यू कैन सी एवरीवन। तो ये 2 टाइप तो बहुत सिंपल है, इसमें एक्यूट और क्रॉनिक में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। एक्यूट मतलब सडन, क्रॉनिक मतलब इंसीडियस। एग्जैक्टली हार्ट फेलियर की जब मैं आपको टाइप बताऊंगा कि राइट साइडेड हार्ट फेलियर और लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, मजा वहां आएगा, वहां सिम्टम, वहां एमसीक्यू बहुत बनेंगे। एनक्लेक्स में जितने भी हार्ट फेलियर के क्वेश्चन पुटअप किए ना, वो सिम्टम और ट्रीटमेंट मोडालिटीज और डिगॉक्सिन, यूनिवर्सल एमसीक्यू पूछा जाता है डिगॉक्सिन पे। हर बार डिगॉक्सिन पे बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शुक्रिया पूजा, महिमा, थैंक यू मेरा बच्चा। तो दैट बीकम्स एक्यूट और क्रॉनिक, इजी टू रिमेंबर। नाउ नेक्स्ट वन टाइप ऑफ हार्ट पे मैंने पुट किया कि फॉरवर्ड फेलियर एक पढ़ाऊंगा बच्चों आपको, बैकवर्ड फेलियर। शुक्रिया प्रगति। देखिए ये आपका हार्ट है, ये आपका हार्ट है। यहां फॉरवर्ड फेलियर भी आपको बताऊंगा, बैकवर्ड फेलियर भी आपको बताऊंगा, दैट यू कैन सी एवरीवन। दिस इज योर हार्ट। ये आपका पल्मोनरी आर्टरी है और इधर आपका अयोटा है, इधर आपका अयोटा है। एवरीबडी नो ये आपका राइट एट्रियम है, ये आपका राइट वेंट्रिकल है, ये आपका लेफ्ट एट्रियम है, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है।
सिंपली देखिएगा, ये ट्राइकस्पिड वॉल है, ये आपका बाइकस्पिड वॉल है, ये अयोटिक वॉल है, ये आपका पल्मोनरी वॉल है। नॉर्मली जब मैं आपको ब्लड फ्लो बताया था, नॉर्मली जब मैंने आपको ब्लड फ्लो बताया था, मैंने आपको कहा था कि राइट एट्रियम जो है वहां से ब्लड किधर आ रहा है, राइट वेंट्रिकल की तरफ। राइट वेंट्रिकल से ब्लड किधर जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी की तरफ। ओके फाइन। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहां जा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहां जा रहा है, अयोटा। ये नॉर्मली ब्लड फ्लो की बात करो, ब्लड फ्लो की बात करो माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। अब मैंने एक वर्ड दिया फॉरवर्ड फेलियर। फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे, आगे की ओर जाना। यदि हार्ट फर्दर ब्लड नहीं भेज रहा है, वो फॉरवर्ड फेलियर हो गया, और फॉरवर्ड फेलियर ही बैकवर्ड फेलियर करता है। आपको समझना होगा, यहां पर आपको समझना होगा फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, फॉरवर्ड फेलियर का मतलब इनएडिक्वेट आउटपुट ऑफ अफेक्टेड वेंट्रिकल कैन कॉज डिक्रीज परफ्यूजन टू द वाइटल ऑर्गन। मतलब यदि आपका लेफ्ट वेंट्रिकल अफेक्ट हो रहा है, यदि आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में पेशेंट को कार्डियोमायोपैथी हो रखा है, लेफ्ट वेंट्रिकल में पेशेंट को कार्डियोमायोपैथी या कार्डिक टेम्पोरेंस हो रखा है, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को आगे नहीं भेज रहा है। मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल कहां नहीं भेज रहा, अयोटा को, और राइट वेंट्रिकल ब्लड किसको नहीं भेज रहा, पल्मोनरी आर्टरी को। मतलब आपका ब्लड फॉरवर्ड नहीं हो रहा है, और फॉरवर्ड नहीं हो रहा, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड फेलियर। फॉरवर्ड फेलियर कॉन्सेप्ट को बनाइएगा, व्हेन द राइट वेंट्रिकल पंप ब्लड एंटर इनटू द pulmonary artery, left ventricle pump blood enter into the aorta, enter into the aorta, when both will cannot pump, जब दोनों वेंट्रिकल आगे ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है, ना तो वो पल्मोनरी सर्कुलेशन में ब्लड पहुंच पा रहा है, ना वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में ब्लड पहुंच पा रहा है, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड हार्ट फेलियर। क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड हार्ट फेलियर। कॉन्सेप्ट क्लियर, ओके फाइन। अब बैकवर्ड को कहेंगे बैकवर्ड हार्ट फेलियर। Blood backup behind affected ventricle can causing increased pressure into the atrium। सुनिएगा, समझिएगा, जब आपके हार्ट का ब्लड फ्रंट में आगे की ओर नहीं जाएगा, तो ये ब्लड वापस कहां पहुंच रहा है, राइट एट्रियम। इधर वाला कहां पहुंच रहा, लेफ्ट एट्रियम। साथ साथ में ऑलरेडी आपका इंफीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम में ब्लड आ रहा था, सुपीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम ब्लड आ रहा था, पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ रहा था। ये तो आ ही रहा था, ये भी आ रहा था, ये भी आ रहा था, बट वेंट्रिकल वाला भी वापस पहुंचने लगा, तो ब्लड किसमें ज्यादा हो गया, एट्रियम में। ब्लड किसमें ज्यादा हो गया, एट्रियम में। तो एट्रियम की साइज क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एट्रियम का प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो याद रखना, फॉरवर्ड फेलियर कैन कॉज बैकवर्ड फेलियर, फॉरवर्ड फेलियर कैन कॉज बैकवर्ड फेलियर। शुक्रिया अनिल, शुक्रिया अनिल। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ द फॉरवर्ड फेलियर और वी कैन से बैकवर्ड फेलियर। ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए। एक्यूट और क्रॉनिक हमने पढ़ा, एक्यूट और क्रॉनिक हमने पढ़ा, फॉरवर्ड हार्ट फेलियर और वी कैन से बैकवर्ड हार्ट फेलियर, ये दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको डेवलप होना चाहिए। फॉरवर्ड का मतलब है वेंट्रिकल से ब्लड आगे नहीं जाना। कारण क्या है, वेंट्रिकल काम नहीं कर रहे। वेंट्रिकल काम क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि वेंट्रिकल में या तो मसल स्टिफ हो चुका है, या पेशेंट को कार्डिक टेम्पोरेंट हो चुका होगा, या बहुत सारे एमआई हो चुका होगा, इन्फीरियर वाला एमआई हो गया होगा। फैक्टर मैंने जो बताया कॉमन कोई भी हो सकता है। अब आगे नहीं जाए तो ब्लड वापस किधर जाएगा, बैक जाएगा। उधर से ऑलरेडी पल्मोनरी वेन और सुपीरियर इन्फीरियर वेना का ब्लड एट्रियम में ला रहा है, तो दोनों का ब्लड एक जगह इकट्ठा हो गया, तो एट्रियम का साइज बढ़ गया, तो एट्रियम काम करना बंद कर देगा। दैट इज अ बैकवर्ड फेलियर। ओके फाइन। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी that is a systolic failure और diastolic failure। systolic failure और diastolic failure, फिर से कह रहा हूं, बहुत सिंपल है। systolic failure और diastolic failure, अगेन ये आपका हार्ट हो गया, ये 4 चैम्बर हो गया, ये राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, सिस्टोलिक वर्ड कहीं पर भी आता है तो हम कहते हैं बच्चों कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन। डायस्टोलिक वर्ड कहीं पर भी आता है हम कहते हैं रिलैक्सेशन, हम कहते हैं रिलैक्सेशन। कोई क्वेरीज नहीं है, बहुत सिंपल है, कोई क्वेरीज नहीं है, बहुत सिंपल है।
अब हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है तो हम कहेंगे सिस्टोलिक फेलियर। हार्ट जब रिलैक्स नहीं हो पा रहा है तो ब्लड को रिफिल नहीं कर पाएगा वेंट्रिकल में, तो हम कहेंगे डायस्टोलिक फेलियर। पहले आप दोनों का मीनिंग क्लियर करिएगा। सिस्टोलिक का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट और डायस्टोलिक का मतलब होता है रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। जब सिस्टोलिक फेलियर की बात करें इसका मतलब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, जब डायस्टोलिक की बात करें इसका मतलब आपका हार्ट रिलैक्स नहीं हो रहा है। अब देखिएगा, सिस्टोलिक फेलियर लीड टू द प्रॉब्लम विद द कॉन्ट्रैक्शन एंड इजेक्शन ऑफ ब्लड। जब आपके हार्ट के चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होंगे, जब आपके हार्ट के राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, जब आपके हार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो वेंट्रिकल को ब्लड नहीं जाएगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो फर्दर ब्लड नहीं जाएगा। इजेक्शन का मतलब होता है इजेक्ट ब्लड इन pulmonary or systemic circulation. When your heart is unable to contract, your blood cannot eject further. एटीएम कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो वेंट्रिकल में नहीं जाएगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो ना तो लंग्स में जाएगा ना बॉडी सिस्टम में जाएगा। बहुत सिंपल फंडा है। कारण आज भी यहाँ पर पेशेंट को कार्डियोमायोपैथी हो सकता है, और फैक्टर हो सकता है, और फैक्टर हो सकता है। बिल्कुल कीप इट अप अनिल। तो ये हो गया सिस्टोलिक फेलियर। यहाँ पर किसी को कोई क्वेरी नहीं होना चाहिए। ये हो गया सिस्टोलिक फेलियर। और सेम डायस्टोलिक फेलियर लीड टू द प्रॉब्लम विथ हार्ट रिलैक्सिंग। जब हार्ट रिलैक्सिंग नहीं होगा तो ब्लड नहीं भरेगा चैम्बर में, ब्लड नहीं भरेगा चैम्बर में। देखिए, जब आपके हार्ट में ये चैम्बर रिलैक्स नहीं होगा तो एट्रियम का ब्लड वेंट्रिकल में नहीं भरेगा। जब एट्रियम रिलैक्स नहीं होगा तो सुपीरियर इंफीरियर वेना कव से ब्लड एट्रियम में नहीं आएगा। मतलब जब डायस्टोलिक फेलियर की बात करें तो लीड टू बी द प्रॉब्लम विथ हार्ट रिलैक्सिंग, प्रॉब्लम विथ रिफिलिंग योर चैम्बर। चैम्बर दोबारा नहीं भर पा रहे क्योंकि हार्ट को जितना रिलैक्स होना चाहिए ब्लड को भरने के लिए उतना नहीं कर पा रहा है। वो हो गया, दैट इज अ डायस्टोलिक फेलियर। तो दोनों कॉन्सेप्ट में बड़ा को रिलेटेड मैकेनिज्म बन रहा है। व्हेन हार्ट इज अनेबल टू कॉन्ट्रैक्ट या फेल टू कॉन्ट्रैक्ट, वो सिस्टोलिक फेलियर, फेल टू रिलैक्स, वो डायस्टोलिक फेलियर। जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो ब्लड पंप नहीं होगा, रिलैक्स नहीं होगा तो ब्लड भरेगा नहीं। ये दोनों मैकेनिज्म यहां पर मैं आपको बता रहा हूं। तो सिस्टोलिक फेलियर और वी कैन से डायस्टोलिक, यहां तक क्लियर। एक्यूट हार्ट फेलियर, क्रॉनिक हार्ट फेलियर, फॉरवर्ड हार्ट फेलियर, बैकवर्ड हार्ट फेलियर, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। नाउ नेक्स्ट दैट इज अ राइट वेंट्रिकुलर फेलियर और लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर बोल सकते हैं। राइट वेंट्रिकुलर फेलियर और लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, इसको हम ये भी बोल सकते हैं राइट साइड हार्ट फेलियर बोल सकते हैं, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर बोल सकते हैं, राइट साइड और वी कैन से लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर भी बोल सकते हैं। मजा यहां आएगा बच्चों, क्वेश्चन यही बनेंगे। इट्स ओके पूजा, अब क्वेश्चन यही बनेंगे। दो चीजें क्लियर करना चाहूंगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये दोनों यूनिवर्सल एमसीक्यू है, मतलब बार बार पूछे जाने वाले। हाँ, आर्या किसी में भी हो सकता है। अब देखिएगा, ये आपका हार्ट है। अगेन देखिएगा, ये आपका हार्ट है। आपको अच्छे से मैंने बताया हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं, तो 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। ओके फाइन। एक मैंने कहा था राइट एट्रियम होता है बच्चों, एक राइट वेंट्रिकल होता है। ओके, एक बच्चों लेफ्ट एट्रियम होता है, एक लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। बहुत अच्छा। इधर आप जो देख रहे हो सुपीरियर वेना कावा है, सुपीरियर वेना कावा। इधर आप जो देख रहे हो वो इंफीरियर वेना कावा है। ओके फाइन। इधर देखने का बच्चों ये आपके लंग्स है, ये आपके लंग्स है। ब्लड जो राइट वेंट्रिकल से जा रहा है लंग्स में, ये बच्चों पल्मोनरी आर्टरी है। नंबर में मैंने हमेशा कहा 2 होती है। लंग्स में ब्लड का क्या हो रहा था? प्यूरिफिकेशन। लंग्स में ब्लड का क्या हो रहा था? प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। कौन कर रहा था? लंग्स कर रहा था। ये भी ठीक है।
प्यूरिफाई होने के बाद ये ब्लड वापस कहाँ आ रहा था? प्यूरिफाई होने के बाद ये ब्लड आ रहा था लेफ्ट एट्रियम। कहाँ आ रहा था बच्चों? लेफ्ट एट्रियम। ये ला कौन रहा था? पल्मोनरी वेन, और नंबर में कितना होता? 4, नंबर में 4। फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका ब्लड कहां जा रहा था? अयोटा। कहां जा रहा था बच्चों? अयोटा में जा रहा था। इधर हमने ट्राइकस्पिड वॉल पढ़ा, इधर हमने बाइकस्पिड वॉल पढ़ा, इधर हमने पल्मोनरी, इधर हमने अयोटिक वॉल पढ़ा। कुछ चीजें याद आ रही होगी जब हमने एनाटॉमी पढ़ी, तो कुछ ये बातें आपको रिवाइज रिकॉल हो रही होगी। अब 2 एमसीक्यू जो कई बार पूछे जा चुके हैं, मैं दोनों अभी यहाँ क्लियर करना चाहता हूं, फिर मैं ले चलूंगा आपको आगे फर्दर राइट साइड हार्ट फेलियर और लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर के बारे में। ओके फाइन। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, मेरी बात को ध्यान से समझना, क्या मैं बताना चाह रहा हूं। इस इमेज को देखकर आपको आंसर देना, इमेज को देख करके आप ही को आंसर देना। यदि आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो अयोटा में नहीं जाएगा, यदि आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड अयोटा में नहीं जाता है, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड वापस कहां पहुंच गया? लेफ्ट एट्रियम। कहां पहुंच गया? लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम से ये ब्लड वापस कहां आ गया बच्चों? ये ब्लड कहां आ गया? ये ब्लड आ गया लंग्स में, और लंग्स को हम क्या बोलते हैं? पल्मोनरी, पल्मोनरी बोलते हैं। एक बार फिर से बता रहा हूं, बिल्कुल अनिल, हम ड्रीम पूरा करेंगे। एक बार फिर से बता रहा हूं, यदि आपका लेफ्ट वेंट्रिकल काम नहीं करेगा, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहां गया? लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड वापस कहां आ गया? लंग्स में, लंग्स में। मैं आपसे कहूं कि लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर या लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट फेलियर में कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन दिखेंगे, तो आपको आंसर क्या देना है? आपको आंसर देना पल्मोनरी। यदि कहें कि लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट साइड यदि पेशेंट का हार्ट फेलियर हुआ, तो क्लिनिकल फीचर्स कौन से दिखेंगे? पल्मोनरी। कौन से दिखेंगे? पल्मोनरी क्लिनिकल फीचर या पल्मोनरी सिम्टम। मतलब पेशेंट को पल्मोनरी एडिमा होगा, पेशेंट को डिस्निया होगा, और पेशेंट के अबनॉर्मल लंग साउंड होंगे। सारा गड़बड़ जो होगा वो सिम्टम कौन से दिखेंगे? पल्मोनरी सिम्टम। कौन से सिम्टम दिखेंगे? ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर कैन कॉज पल्मोनरी सिम्टम। समझ में आए तो यस करना मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। आगे पढ़ाऊंगा मैं लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर, आगे आपको बताऊंगा सारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। यदि लेफ्ट साइड का हार्ट काम नहीं कर रहा है, ब्लड वापस आपके लंग्स में पहुंच रहा है और लंग्स ब्लड को प्यूरिफाई कर रहा था, दैट आर रिस्पॉन्सिबल कैन कॉज पल्मोनरी सिम्टम। लंग्स के सारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मिलेंगे जब आपका लेफ्ट साइड का हार्ट काम नहीं करेगा। और लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर को कहते हैं मोस्ट कॉमन हार्ट फेलियर, याद रखिएगा। क्योंकि लेफ्ट साइड में मैंने बताया था ना माइट्रल वॉल मैंने कहा था मोस्ट कॉमन फॉल्टी वॉल। किधर था? यही तो था माइट्रल वॉल, यही मैंने कहा था मोस्ट कॉमन फॉल्टी वॉल। तो याद रखने का, लेफ्ट साइड का जो हार्ट फेलियर है वो मोस्ट कॉमन हार्ट फेलियर है। लेफ्ट का हार्ट काम नहीं करेगा तो राइट का भी काम करना बंद कर देगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर? कोई डाउट नहीं है। रात को नींद में उठा के आपसे पूछेंगे लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर कैन कॉज विच सिम्टम, आपका आंसर क्या आएगा? सर पल्मोनरी सिम्टम। क्या आंसर आना चाहिए? पल्मोनरी सिम्टम। क्लियर एवरीवन? ओके फाइन, ओके फाइन। दूसरी बात, जब लेफ्ट साइड का हार्ट काम नहीं करा, ब्लड आपका लंग्स में चला गया, तो लंग्स से भी तो वापस साइड में जाएगा। अब देखिएगा, अब दोबारा एक और कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से देखिएगा कि राइट वेंट्रिकल वर्क नहीं कर रहा है। राइट वेंट्रिकल को ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी में भेजना था, तो राइट वेंट्रिकल ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी में नहीं भेज पाया, तो ये ब्लड वापस कहां भेज रहा है? राइट एट्रियम। राइट वेंट्रिकल जब ब्लड को आगे नहीं भेज पाया, तो इसने ब्लड को वापस कहां भेजना शुरू कर दिया? राइट एट्रियम में। और राइट एट्रियम ने ब्लड वापस कहां भेजना शुरू कर दिया? सुपीरियर वेना कावा। राइट एट्रियम ने ब्लड वापस कहां भेजना देने शुरू कर दिया? इंफीरियर वेना कावा। आपको पता है ना बच्चों, सुपीरियर वेना कावा अपर एक्सट्रीमिटी से ब्लड लाता है, इंफीरियर वेना कावा लोअर एक्सट्रीमिटी से ब्लड लाता है। और ये ब्लड आता कहां से? बॉडी सिस्टम से।
ब्लड आता कहां से? बॉडी सिस्टम से। लोअर एक्सट्रीमिटीज का पूरा ब्लड इकट्ठा होकर पोर्टल वेन से होता हुआ आपका इंफीरियर वेना कावा लाके राइट एट्रियम में डालता है, और अपर एक्सट्रीमिटी से ब्लड आकर के सुपीरियर वेना कावा से कहां आता? राइट एट्रियम में। कहा था? राइट एट्रियम। तो यदि आपका राइट एट्रियम में राइट वेंट्रिकल ने काम नहीं किया तो ब्लड राइट एट्रियम आया, राइट एट्रियम से ब्लड सुपीरियर वेना कावा आएगा, तो बच्चों पेशेंट का सेंट्रल वीनस प्रेशर बढ़ेगा। यहां मैंने आपको पढ़ाया था सेंट्रल वीनस प्रेशर, क्योंकि इधर से भी ब्लड आ रहा है, इधर से भी ब्लड वापस आ रहा है, तो सीवीपी बढ़ेगा, और सीवीपी बढ़ेगा तो और ऊपर जाएगा तो जुगुलर वेन डिस्टेंड होगा। इंफीरियर वेना कावा ब्लड वापस आएगा तो पेशेंट के लीवर में ब्लड वापस आएगा, लीवर में ब्लड वापस आएगा तो पोर्टल वेन में ब्लड वापस आएगा, तो पोर्टल हाइपरटेंशन होगा। तो ये सारे सिम्टम जो है ये बॉडी सिस्टमिक सर्कुलेशन के सिम्टम है। तो यदि आपसे कोई कहे कि राइट साइड हार्ट फेलियर, आपसे कोई कहे कि राइट साइड हार्ट फेलियर, राइट वेंट्रिकुलर फेलियर, तो आपको आंसर लिखना सिस्टमिक क्लिनिकल फीचर कॉज करेगा, मतलब बॉडी सिस्टम के सिम्टम दिखेगा। वेट गेन होगा, जुगुलर वेन प्रेशर बढ़ेगा, एडीमा होगा, पोर्टल वेन प्रेशर बढ़ेगा, सेंट्रल वीनस प्रेशर बढ़ेगा। ये सारे बॉडी सिस्टम के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, और ये इंडिकेट करता है कि आपका राइट साइड का हार्ट काम नहीं कर रहा है। ये सिम्टम आपको दिखेंगे कि सेंट्रल वीनस प्रेशर बढ़ा हुआ है, जुगुलर वेन का प्रेशर बढ़ा हुआ है, पोर्टल वेन का प्रेशर बढ़ा हुआ है, पेशेंट को एसाइटिस हो गया है, पेशेंट का वेट गेन हो रहा है, मतलब आपका हार्ट ब्लड को नहीं ले रहा है, और इसको कहते हैं बॉडी सिस्टम या सिस्टमिक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो राइट साइड हार्ट फेलियर कैन कॉज सिस्टमिक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, सिस्टमिक सिम्टम। लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर कैन कॉज पल्मोनरी सिम्टम। दोनों कॉन्सेप्ट अलग है, दोनों कॉन्सेप्ट अलग है, गलत नहीं होना चाहिए। लेफ्ट साइड हार्ट काम नहीं करेगा, ब्लड लंग्स में आ जाएगा तो पल्मोनरी सिम्टम दिखेंगे। राइट साइड का हार्ट काम नहीं करेगा, ब्लड वापस बॉडी सिस्टम में चला जाएगा और बॉडी के सिस्टमिक सिम्टम दिखेंगे। दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग है, दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स? क्या मैं आगे चलूं? अंडरस्टैंड एवरीवन? समझ में आ गया? लेफ्ट साइड पल्मोनरी सिम्टम, राइट साइड बॉडी सिस्टम। ओके फाइन, ओके फाइन। एक और बात आगे पढ़ाऊंगा। लेफ्ट साइड हार्ट फेल यदि होगा तो ब्लड लंग्स में जाएगा, फिर राइट साइड में चला जाएगा। तो हमेशा राइट साइड हार्ट फेलियर का प्राइमरी कॉज लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर होता है, याद रखना। लेफ्ट का हार्ट काम नहीं करेगा, ब्लड वापस लंग्स, फिर आपका राइट साइड में जाएगा, तो लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर हमेशा पहला कॉज, प्राइमरी कॉज होता है राइट साइड हार्ट फेलियर का। लेफ्ट साइड का हार्ट काम नहीं करेगा तो ब्लड वापस आपका लंग्स में, लंग्स से राइट साइड में जाएगा। तो याद रखना, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर इज अ प्राइमरी कॉज ऑफ द राइट साइड हार्ट फेलियर, प्राइमरी कॉज ऑफ द राइट साइड हार्ट फेलियर। दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए ना? तो मैं आगे ले चलता हूं मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को। यहां तक समझ में यदि आ गया तो मैंने यहां इमेज पुट कर लिखा है कि साइन ऑफ राइट वेंट्रिकुलर फेलियर एविडेंट ऑफ सिस्टमिक सिम्टम, राइट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर एविडेंट ऑफ पल्मोनरी सिस्टम। बड़ा घुमाते क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा है, बट मैं कोशिश करूंगा मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को अब पूछ के दिखा, एम्स को बोलूंगा पूछिए, आपके पास आंसर होगा। बड़ा आसान हो जाएगा। ये दो कॉन्सेप्ट आप समझ गए ना, तो मुझे राइट साइड हार्ट फेलियर को पढ़ाने में, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर को पढ़ाने में बड़ी इजी हो जाएगा, बड़ा इजीली मैं आपको टीच कर पाऊंगा। बट ये आपको समझ में आना चाहिए। इट्स ओके, क्लियर हो गया? ले चलता हूं आगे। ओके फाइन, नेक्स्ट देखिएगा। अब मैंने यहां पुट किया बच्चों राइट साइड हार्ट फेलियर, राइट वेंट्रिकुलर फेलियर। इसके कॉजेस थोड़े अलग होंगे, इसके कॉजेस थोड़े अलग होंगे, क्योंकि मैंने कहा था राइट साइड हार्ट फेलियर की बात करो, ध्यान से देखिएगा, दैट यू कैन सी एवरीवन। यदि मैं राइट साइड हार्ट फेलियर की बात करूं, ये फिर से आपका देखिएगा, मैं हार्ट का डायग्राम बना रहा हूं, फिर से 4 चैम्बर बना रहा हूं। यहाँ राइट एट्रियम लिख रहा हूं, यहाँ राइट वेंट्रिकल लिख रहा हूं, यहाँ लेफ्ट एट्रियम लिख रहा हूं, या लेफ्ट वेंट्रिकल लिख रहा हूं। इधर जो है वो पल्मोनरी आर्टरी है, इधर जो है वो सुपीरियर वेना कावा है, और इधर जो है इंफीरियर वेना कावा है। हम जिक्र कर रहे हैं राइट साइड का, हम जिक्र कर रहे हैं राइट साइड का। तो राइट साइड का हार्ट फेल होने का रीजन जो थोड़ा डिफरेंट होगा कंपैरिजन टू द लेफ्ट।
जो मैंने कॉमन कॉज पढ़ाए थे ना, कॉमन जो कॉजेस ऑफ हार्ट फेलियर मैंने आपको पढ़ाया था, वो लेफ्ट के लिए कॉमनली रिस्पॉन्सिबल है, राइट में थोड़ा वेरिएशन। जैसे मैंने लिखा कॉजेस में कौन है, राइट वेंट्रिकुलर फेलियर जो है प्राइमरी, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर जो है ये प्राइमरी कॉज। अभी मैंने आपको तुरंत बताया था, पिछले स्लाइड पे बताया था कि यदि आपका लेफ्ट साइड का हार्ट काम नहीं कर रहा ना, तो राइट का फेल कर देगा, क्योंकि ब्लड घूम फिर के राइट में आएगा, राइट में ऑलरेडी बॉडी सिस्टम से भी आ रहा है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया है, नॉर्सेट में भी पूछा हुआ है, और सीधा पूछते हैं कि विच इज द प्राइमरी कॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइट साइड हार्ट फेलियर। तो आपको आंसर क्या लिखना, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर या लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, क्योंकि लेफ्ट का वेंट्रिकल फेल होगा तो ब्लड वापस किधर आएगा, लंग्स में, लंग्स से ब्लड किधर आ जाएगा, राइट साइड में, तो राइट वाले हार्ट में भी गड़बड़ कर देगा। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ बनता है। दूसरा में लिखा है कि कोर पल्मोनल, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कोर पल्मोनल का मतलब होता है, जैसे आप देखिएगा कोर पल्मोनल क्या होगा, ये आपका इमेज में पुट कराऊं, ये लंग्स है, ये लंग्स है, ये पल्मोनरी आर्टरी। कोर पल्मोनल में क्या होता है, कंजेशन इन पल्मोनरी ब्लड वेसल्स। क्या होगा, लंग्स की जो ब्लड वेसल, ध्यान से सुनना बच्चों, लंग्स की जो ब्लड वेसल्स है, लंग्स की ब्लड वेसल्स में कंजेशन आया, लंग्स की ब्लड वेसल्स में कंजेशन आया, तो लंग्स ने पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड लेने से मना कर दिया। भाई लंग्स के अंदर आर्टरी के बाद कौन होगा, आर्टरीज होगा, फिर पल्मोनरी कैपिलरीज होगा। अब लंग्स के ब्लड वेसल्स के अंदर कंजेशन आने की वजह से लंग्स की ब्लड वेसल्स ने ब्लड लेने से इनकार कर दिया, तो ये ब्लड वापस कहां पहुंच गया, ब्लड वापस कहां पहुंच गया, राइट वेंट्रिकल में। कहां पहुंच गया, राइट वेंट्रिकल में, क्योंकि ये जब ब्लड रिसीव कर रहे थे तभी तो ब्लड मिल रहा था। अब पल्मोनरी ब्लड वेसल्स ने ब्लड नहीं लिया, तो ब्लड वापस कहां पहुंच गया, राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां पहुंच गया, राइट एट्रियम में, और आपका हार्ट क्या हो गया, एनलार्ज हो गया। मतलब कंजेशन ऑफ पल्मोनरी ब्लड वेसल्स कैन कॉज enlargement of right side of the heart, right side of heart। ये एक्चुअली मीनिंग होता है कोर पल्मोनल का। समझना मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, कोर पल्मोनल का मीनिंग समझना कि जब पेशेंट की लंग्स की ब्लड वेसल्स काम नहीं कर रही है, कंजेशन की वजह से ब्लड वापस आपका राइट वेंट्रिकल में गया, फिर राइट एट्रियम में गया, तो राइट साइड का हार्ट क्या हो गया, एनलार्ज हो गया। राइट साइड का हार्ट क्या हो गया, एनलार्ज हो गया। दैट कंडीशन वी कैन से राइट साइड हार्ट फेलियर। समझ में आ रहा है, राइट साइड हार्ट फेलियर, तो कोर पल्मोनल। इसके अलावा राइट वेंट्रिकुलर इन्फ्रैक्शन। देखिए इन्फ्रैक्शन का मीनिंग आपको पता होगा, डेथ ऑफ सेल एंड टिश्यू ऑफ राइट वेंट्रिकल, क्योंकि राइट वेंट्रिकल में सेल और टिश्यू का डेथ होने का रीजन लैक ऑफ ब्लड सप्लाई हो सकता है। जब राइट वेंट्रिकल में इंफेक्शन हो जाए तो राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि राइट वेंट्रिकल के सेल और टिश्यूज में इंफ्रैक्शन का मतलब होता है डेथ ऑफ सेल और टिश्यू। मैंने एमआई पढ़ाया, मायोकार्डियल इन्फेक्शन में मायोकार्डियल सेल और टिश्यूज में ब्लड सप्लाई की कमी थी, तो वहां पर हार्ट के सेल और टिश्यूज डैमेज होने की वजह से हार्ट काम नहीं करता। ठीक इसी तरीके से आपको यहां देखना है कि जब पेशेंट के राइट वेंट्रिकल में, स्पेशली राइट वेंट्रिकल में ब्लड सप्लाई नहीं होने की वजह से राइट वेंट्रिकल के सेल और टिश्यूज डाई हो गए, तो राइट वेंट्रिकल ब्लड को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा। जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा तो ब्लड आगे रिसीव नहीं होगा, वापिस राइट एट्रियम आएगा, फिर आपके बॉडी सिस्टम में चला जाएगा। आया समझ में? तो ये जो 3 कॉज है, इनकी वजह से पेशेंट को राइट साइड हार्ट फेल हो रहा है। तो साइन ऑफ द राइट वेंट्रिकुलर फेलियर एविडेंट ऑफ द सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब मैं यहां पर आपको बताऊंगा कि जब पेशेंट का राइट साइड से ब्लड वापस आपके बॉडी सिस्टम में जाएगा तो सिस्टमिक सिम्टम दिखेंगे। कौन से सिम्टम दिखेंगे? सिस्टमिक सिम्टम दिखेंगे। और ये सिस्टमिक सिम्टम क्या होगा, यहां आपको देखना होगा। क्लिनिकल फीचर्स में मैंने मेंशन किया AW हेड। अब देखिएगा कैसे डेवलप होगा AW हेड। मैं थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेता हूं ताकि बदमाश बच्चों को सब समझा पाऊं। That you can see everyone। AW हेड क्या है? सबसे पहले मैंने देखा एनोरेक्सिया, नोजिया। मैं बात कर रहा हूं राइट साइड हार्ट फेलियर के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, एनोरेक्सिया और नोजिया। अब ये आपका हार्ट था,
ये आपका हार्ट था, ये आपके हार्ट का राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, इधर आपका सुपीरियर वेना कावा, इधर आपका इंफीरियर वेना कावा है। अब कैसे होगा नोजिया और वोमिट, सॉरी एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया नोजिया। देखिए एनोरेक्सिया का मतलब होता है लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब भूख नहीं लगी। नोजिया दैट्स जस्ट फेस बिफोर वोमिटिंग, रिजल्ट फ्रॉम वीनस एंगोर्समेंट विद इन द एब्डोमिनल रीजन। अब आपको पता है बच्चों, ये आपका लीवर है, ये आपका लीवर है, ये आपकी राइट हिपेटिक वेन है, लेफ्ट हिपेटिक वेन है। लीवर में ब्लड कौन ले जा रहा है? पोर्टल वेन। और पोर्टल वेन को ब्लड कौन देता है? डाइजेस्टिव सिस्टम से भी ब्लड आता है, जो पोर्टल वेन से कहां पहुंचता है? लीवर को पहुंचता है। ये चीजें आपको पता होगी। अब जब पेशेंट को राइट साइड का हार्ट फेल होगा तो मेरे बच्चों राइट साइड से ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से ब्लड इंफीरियर वेना कावा, हिपेटिक वेन, लिवर को पहुंचा, फिर वापस पोर्टल वेन को गया, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम की ब्लड वेसल्स में चला गया, तो ब्लड वेसल्स क्या हो जाएगी? अंगोर्ज हो जाएगी, जिससे पेशेंट को क्या होगा? ना तो भूख लगेगी और नोजिया जैसा फीलिंग होगा। समझ में आ रहा है? ब्लड वापस पहुंच रहा है, जिधर से आ रहा था उधर वापस जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि राइट साइड का हार्ट काम नहीं कर रहा है। जब राइट साइड का हार्ट काम नहीं कर रहा तो ब्लड को रिसीव नहीं कर रहा है, तो बॉडी सिस्टम के सिम्टम दिखेंगे, बॉडी सिस्टम के सिम्टम दिखेंगे। सिंपल तरीका है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड वापस राइट एट्रियम में गया, फिर आपका इंफीरियर वेना कावा, फिर हिपेटिक वेन, फिर लीवर, फिर पोर्टल वेन, फिर आपका मेसेंट्रिक वेन जो स्पेशली इंटेस्टाइन से ब्लड लेके आती है, और वो ब्लड वेसल्स क्या हो जाएगी? अंगोर्ज हो जाएगी, और पेशेंट को नोजिया और एनोरेक्सिया होगा, नोजिया और एनोरेक्सिया होगा। अगला सिम्टम देखिएगा, अगला सिम्टम देखिएगा, लाइक वेट गेन ड्यू टू रिटेंशन ऑफ फ्लूइड। जब फ्लूइड रिटेंड हो रहा तो वजन बढ़ेगा, फ्लूइड रिटेंड होगा तो वजन बढ़ेगा। और मैंने कहा AW का मतलब समझ आना, एनोरेक्सिया, और दूसरा मैंने लिखा वेट गेन, दूसरा मैंने लिखा वेट गेन। दो कॉन्सेप्ट क्लियर, दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। फ्यूचर राहुल कुमार सैनी, ओ माय गॉड। राहुल वीडियो बैक करना आता होगा ना बेटा? वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं। ये क्लास जब आपके रिकॉर्डेड क्लास में चली जाएगी, आप वीडियो को बैक करके देख सकते हो। फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूं कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड वापस राइट एट्रियम में जाएगा, इंफीरियर वेना कावा में जाएगा, हिपेटिक वेन में जाएगा, लीवर में जाएगा, पोर्टल वेन में जाएगा, और आपके सुपीरियर और इंफीरियर जो है मेसेंट्रिक वेन में जाएगा, और यहाँ पर ब्लड वेसल्स जो है इस तरीके से अंगोर्ज हो जाएगी, जिसकी वजह से पेशेंट को भूख नहीं लगेगी, पेशेंट को भूख नहीं लगेगी, और नोजिया जैसा फील होगा, क्योंकि ब्लड वेसल्स का अंगोर्जमेंट जो है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के नॉर्मल फंक्शन को इंटरप्ट करता है। तो दैट इज एनोरेक्सिया नोजिया। वेट गेन का कारण है फ्लूइड रिटेंड हो रहा, हार्ट ले नहीं रहा है, हार्ट को आगे पंप करने की व्यवस्था ही नहीं है, तो फ्लूइड वापस बॉडी में बार बार रिटेंड हो रहा है, तो उधर हार्ट से जो जा रहा है वो तो जा ही रहा है, तो रिटेंड होने की वजह से वेट गेन होगा। H हिपेटोमेगली रिजल्ट फ्रॉम वीनस एंगोर्समेंट इन लीवर। देखिए हिपेटोमेगली कैसे होगा? ये जो लीवर है, इस लीवर का एनलार्जमेंट, हिपेटोमेगली का मतलब होता है एनलार्जमेंट ऑफ लीवर, दैट इज द मीनिंग ऑफ हिपेटोमेगली, एनलार्जमेंट ऑफ लीवर। एक्चुअली क्या हो रहा है कि जब पेशेंट का राइट एट्रियम से ब्लड वापस आया इंफीरियर वेना कावा से, हिपेटिक वेन से, और किधर इकट्ठा होने लगा? लीवर के अंदर। तो लीवर के अंदर की ब्लड वेसल्स का एंगोर्जमेंट हुआ, तो लीवर की साइज बढ़ गई, लीवर की साइज बढ़ गई, और लीवर की साइज बढ़ गई, इसी को हमने कहा हिपेटोमेगली, इसी को हमने कहा हिपेटोमेगली। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, तो दैट इज अ हिपेटोमेगली। AWH, H का मतलब हिपेटोमेगली, E का मतलब होता है एडीमा, यूजुअली अफेक्ट द फीट एंड एंकल, वर्सन व्हेन द पेशेंट स्टैंड और सिट। अब डेफिनेटली एडिमा होने का रीजन कॉमन हो गया ना भाई, लीवर के पास ब्लड सप्लाई आ रहा है, लीवर ले ही नहीं रहा है, तो ब्लड वापस जा रहा है, फ्लूइड का रिटेंड हो रहा है, इंट्रावेस्कुलर बाहर शिफ्ट हो रहा है, इंटरस्टिशियल में शिफ्ट हो रहा है, और इंटरस्टिशियल शिफ्ट हो रहा है तो बॉडी के आपके इंटरस्टिशियल स्पेस में फ्लूइड का एक्युमुलेशन बढ़ रहा है, तो पेशेंट को एडिमा होगा, पेशेंट को एडिमा होगा। उसके अलावा ए का मतलब अगेन एसाइटिस। देखिए एसाइटिस मैं बताना चाहता हूँ फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को, एसाइटिस जो है, एसाइटिस का मतलब होता है एक्युमुलेशन, एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन पेरिटोनियल कैविटी, पेरिटोनियल
कैविटी, दैट इज असाइटिस। और असाइटिस का कॉज होता है पोर्टल हाइपरटेंशन। असाइटिस का कॉज होता है पोर्टल हाइपरटेंशन, और पोर्टल हाइपरटेंशन का कॉज होता है लिवर फेलियर। पोर्टल हाइपरटेंशन का कॉज होता है लिवर फेलियर, क्योंकि ब्लड लिवर मारा, लिवर काम नहीं कर पा रहा, लिवर काम नहीं कर पा रहा तो पोर्टल वेन का प्रेशर बढ़ेगा, तो फ्लूइड रिटेंड होगा, तो पेशेंट के पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाएगा। इसलिए इंक्रीज प्रेशर विद इन द पोर्टल वेसल्स force fluid into the abdominal cavity, it can cause ascites. It can cause ascites. रीता पारगी, एंगोर्समेंट का मतलब होता है मुड़ जाना, मुड़ जाना। सुना, एंगोर्स का मतलब होता है ब्लड वेसल्स का ट्विस्ट हो जाना, ब्लड वेसल्स का ट्विस्ट हो जाना, क्लस्टर, क्लस्टर बन जाना। देन लास्ट में डी से लिखा है डिस्टेंडेड नेक वेन, इंक्रीज वीनस प्रेशर लीड टू द डिस्टेंडेड नेक वेन, क्योंकि ये आपका हार्ट था, ये आपका हार्ट था, ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, तो ब्लड वापस राइट एट्रियम आ रहा था, तो ऊपर किस में जाएगा, सुपीरियर वेना कावा में जाएगा, ये ब्लड फिर ऊपर किस में जाएगा, जुगुलर वेन में जाएगा, तो जुगुलर वेन क्या हो जाएगी, डिस्टेंडेड हो जाएगी, जुगुलर वेन क्या हो जाएगी, डिस्टेंडेड हो जाएगी। तो मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स याद रखिएगा, इस तरीके से पेशेंट को ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अरे पूजा, एंगोर्समेंट का मतलब होता है ट्विस्ट ऑफ ब्लड वेसल्स, ट्विस्ट ऑफ ब्लड, मुड़ जाना। भाई ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड ज्यादा होगा तो एकदम ट्विस्ट मार लेगा, है ना। तो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, आज का सेशन यहीं तक, कल फिर आगे कैरी करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, और इस तरीके के ट्रू हार्टेड हार्ड वर्किंग क्लासेस का फीडबैक देना ना भूलें। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।
हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का जेएनसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हम पढ़ रहे थे और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में प्रीवियस क्लास में हमने हार्ट फेलियर पढ़ा, एक्यूट हार्ट फेलियर, क्रॉनिक हार्ट फेलियर, फॉरवर्ड हार्ट फेलियर, बैकवर्ड हार्ट फेलियर, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर, then right side or right ventricular failure या left side heart and left ventricular failure। उसमें हमने प्रीवियस क्लास में बच्चों राइट साइड हार्ट फेलियर के बारे में जिक्र किया था। राइट साइड हार्ट फेलियर के कॉजेज जो हमने पढ़े थे कि कोर पल्मोनल था, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर था, राइट वेंट्रिकल का इन्फ्रैक्शन था। फिर उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हमने देखा। नाउ नेक्स्ट विल बी कैरी, नेक्स्ट कैरी ऑन करते हैं। नेक्स्ट राइट साइड हार्ट फेलियर की बात कर रहे थे और राइट साइड हार्ट फेलियर जो है जिसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हमने पढ़ा, मैंने आपको यह भी बताया था कि डिस्टेंडेड जुगुलर वेन, याद होगा आपको, डिस्टेंडेड जुगुलर वेन माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछा गया कि व्हाट इज द नॉर्मल जुगुलर वेन प्रेशर, हाउ कैन मेजर, व्हाट इज द नॉर्मल, हाउ कैन मेजर, व्हिच पोजीशन विल गिवन ड्यूरिंग मेजरिंग ऑफ द जुगुलर वेन प्रेशर। मैंने आपको सीवीपी पढ़ाया था बच्चों, उसमें मैंने जिक्र किया था कि सेंट्रल वीनस प्रेशर नॉर्मल कितना होता है और उसके पोजीशन के बारे में पढ़ा। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सी हाउ टू मेजर जुगुलर वेन प्रेशर और देन व्हाट इज द नॉर्मल जुगुलर वेन प्रेशर। एक्चुअली नॉर्मल जुगुलर वेन प्रेशर मैंने लिखा 6 to 8 सेंटीमीटर H2, एग्जाम का सीधा एमसीक्यू कि व्हाट इज द नॉर्मल जुगुलर वेन प्रेशर। और फिर पूछेंगे कि जब भी जुगुलर वेन प्रेशर हम मेजर करते हैं तो मैंने आपको एक फैलिबोस्टैटिक एक्सिस पढ़ाया था सीवीपी मेजर करने में, याद करिएगा। मैंने कहा था मिड एक्सिलरी लाइन, राइट साइड में फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, एक पॉइंट बन रहा था और जहां पर मैंने ये भी बताया था कि ये सेंटर पॉइंट जो 0 लेवल है और इसको मैंने कहा था बच्चों फैलिबोस्टैटिक एक्सिस। जस्ट रिमेंबर, यदि जुगुलर वेन प्रेशर की हम बात करें, मेजर वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन एंगल ऑफ लुइस, मेनुब्रियोस्टर्नल जॉइंट एंड हाईएस्ट लेवल ऑफ जुगुलर वेन पल्सेशन। एक्चुअली मेनुब्रियोस्टर्नल जॉइंट से लेके हाईएस्ट लेवल ऑफ जुगुलर पल्सेशन तक हमें फाइंड आउट करना। देखिए हम एक बॉन पढ़ते स्टर्नम, इस तरीके से एक बॉन हम पढ़ते हैं बच्चों स्टर्नम। ये जो ऊपर का बॉन है इसको हम बोलते हैं मेनुब्रियम और यहां से हम कहते हैं स्टर्नम और जहां ये दोनों जुड़ते हैं इस जॉइंट का नाम है मेनुब्रियोस्टर्नल जॉइंट, या हम बोल सकते हैं कि एंगल ऑफ लुइस। याद रखना बच्चों, हम इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ लुइस। एक्चुअली ये जो बॉन है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिस, इसका जो ऊपर का हिस्सा है दैट इज अ मेनुब्रियम और जो स्टर्नम जो है, स्टर्नम का पोर्शन जो मेनुब्रियम से जुड़ता है उसको मेनुब्रियोस्टर्नल जॉइंट के नाम से हम प्रोनाउंस करते हैं और उसी को एंगल ऑफ लुइस कहते हैं। तो जब भी हम पेशेंट को जुगुलर वेन प्रेशर मॉनिटर करते हैं ना, तो एक फिक्स लेंथ के बाद पल्सेटिंग साइट को आपको फेल्ट करना। जैसे इस पिक्चर को आप देखिएगा, ये जो पेशेंट का एंगल ऑफ लुइस है, देखिए अगेन आप ठीक से यहां पर देख पा रहे हैं, यहां पर आप देखिए ये आपका राइट साइड में, ये आपका राइट एट्रियम, ऑलमोस्ट जो है राइट एट्रियम का लोकेशन है। आपको पता होगा फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस मैंने आपको बताया था, वहां से लेकर के एंगल ऑफ लुइस तक नॉर्मली 5 सेंटीमीटर कंसीडर करते हैं। जो काउंट करना है, जो हमें काउंट करना है। अब जब आप जुगुलर वेन प्रेशर को मॉनिटर करोगे ना, तो एंगल ऑफ लुइस से लेकर के जहां जुगुलर वेन पल्सेटिंग फेल्ट होगा, इसका जो डिस्टेंस होगा, ये जितना डिस्टेंस होगा उसमें +5 कर देना है। उसमें क्या कर देना बच्चों, +5। 5 जो है ये परमानेंट है,
फाइव जो है ये परमानेंट है। आप देख सकते हैं ये आपका राइट एट्रियम है, जैसे मैंने आपको यहां पर मेंशन किया। राइट एट्रियम से लेकर के एंगल ऑफ लुइस मैंने कहा था जहां पर मेनुब्रियम और स्टर्नम आपस में जुड़ता है, ये 5 सेंटीमीटर फिक्स लेंथ है। फिक्स लेंथ है ये। जब भी हम किसी भी पेशेंट का जुगुलर वेन प्रेशर मॉनिटर करेंगे तो 5 सेंटीमीटर तो हमें काउंट करना ही है। 5 सेंटीमीटर तो हमें काउंट करना ही है। दूसरी बात, अब जब ये 5 सेंटीमीटर काउंट किया, इस जॉइंट का नाम था मेनुब्रियो स्टर्नल जॉइंट और वीकस एंगल ऑफ लुइस। फिर हमने देखा आपका गर्दन के लेटरल पोर्शन में यहां जुगुलर वेन पल्सेटिंग कर रहा है। मतलब यदि हमने यहां से देखा कि यहां जुगुलर वेन पल्सेटिंग कर रहा है, तो ये जो एंगल ऑफ लुइस है यहां से लेकर के इस पल्सेटिंग लोकेशन तक का जो लेंथ होगा वो 5 में प्लस करना, वो 5 में प्लस करना है, ऐड कर देना है। यदि आपका ये 5 तो था ही, और प्लस जो है ये लेंथ जो है ये आपको यदि 3 सेंटीमीटर मिला, तो पेशेंट का 8 सेंटीमीटर H2O क्या हो जाएगा, जुगुलर वेन प्रेशर हो जाएगा। तो अब आपसे पूछेंगे कि ये सब मेजर करने के लिए पोजीशन कौन सी देंगे, तो आपको आंसर लिखना है सुपाइन के साथ में हेड जो है वो 30 डिग्री एलिवेशन पे रेज करेंगे। पेशेंट सीधा लेटेगा और हेड को 30 डिग्री एलिवेशन पे रेज करेंगे। ये तो पोजीशन हो गया जुगुलर वेन प्रेशर मॉनिटर करने का। यदि हेड को 45 डिग्री पे आपने रेज किया तो ये सेंट्रल वीनस प्रेशर की पोजीशन, ये जुगुलर वीनस प्रेशर की पोजीशन। थोड़ा वेरिएशन दोनों में है। आपको समझ में आ रहा फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर कि जुगुलर वेन प्रेशर मॉनिटर कैसे करते हैं। नॉर्मल जुगुलर वेन प्रेशर जो है वो कितना होता है, क्या आप फाइंड आउट कर पा रहे हो। नॉर्मली मैंने कहा था कि बच्चों ये 6 to 8 सेंटीमीटर H2 होता है, बट मेनुब्रियो स्टर्नल जॉइंट और जॉइंट दैट एंगल ऑफ लुइस जो है ना, यहाँ तक यहाँ से 5 सेंटीमीटर है। बट यहाँ से जब पल्सेटिंग साइट अपन मेजर करते हैं, यहाँ स्केल यूज करते हैं, पल्सेटिंग साइज तक जब हम जाएंगे ना, तो ये लगभग जो हम कंसीडर कर सकते हैं दैट इज अराउंड 3 और ज्यादा भी हो सकता है। अंडरस्टैंड एवरीवन? समझ में आया फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स? और नॉर्मल डिग्री ऑफ एंगल, दीपा विश यू हैप्पी बर्थडे बच्चा। तो दैट इज अ जुगुलर वेन प्रेशर। तो ये एक्चुअली राइट साइड का जब हार्ट काम नहीं करेगा तो जुगुलर वेन डिस्टेंडेड होगा, ब्लड वापिस सेंट्रल वेन में जाएगा, फिर वापिस जुगुलर वेन में जाएगा। ओके फाइन। नाउ नेक्स्ट वन, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। बहुत मजेदार है बच्चों, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। अच्छा संतोष कुमार, मेजरमेंट को रिपीट करना। देखिए क्या करना है, ये जो पेशेंट है इसको हमने पोजीशन दिया तो हेड को 30 डिग्री पे एलिवेट किया। हेड को पेशेंट के 30 डिग्री पे हमने एलिवेट किया। जब पेशेंट को लिटाया, और ये पेशेंट का नेक है, जब पेशेंट को लिटाया तो पेशेंट का एग्जैक्टली जो पेशेंट का राइट एट्रियम है वहां से लेकर के मेनुब्रियो स्टर्नल जो जॉइंट है, मेनुब्रियो स्टर्नल जो जॉइंट है ये लगभग 5 सेंटीमीटर कॉमन है। फिर हमने देखा कि पेशेंट को जो जुगुलर वेन है, जो जुगुलर वेन है ये हमें यहाँ फेल्ट हुआ, यहाँ फेल्ट हुआ, तो इसकी लेंथ को हमने चेक किया, इसकी लेंथ को चेक किया, ये हमें मिला 3 सेंटीमीटर। तो 5 + 3 कितना होगा, 8 सेंटीमीटर H2, 8 सेंटीमीटर H2। इस तरीके से हमें फाइंड आउट करना होता है, इस तरीके से हमें पता करना होता है बच्चों। ओके फाइन। नाउ लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द हार्ट फेलियर। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर जो है मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ हार्ट फेलियर है, क्योंकि लेफ्ट साइड में जो एक वॉल, इसका नाम है माइट्रल वॉल, उसको मोस्ट कॉमन फॉल्टी वॉल कहते हैं। ये आप राइट एट्रियम है, ये आपका राइट वेंट्रिकल है, ये आपका लेफ्ट एट्रियम है, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। ध्यान से देखिएगा फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है यहाँ से ब्लड किस में जाता है बच्चों, यहाँ से ब्लड किस में जाता है, अयोटा में। यहाँ से ब्लड किस में जाता है बच्चों, अयोटा में। और राइट वेंट्रिकल जो है, राइट वेंट्रिकल जो है यहाँ से ब्लड कहाँ जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में। कहाँ जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में। ओके फाइन। अब यहाँ से ब्लड आ रहा था सुपीरियर वेना कावा, यहाँ से इंफीरियर वेना कावा। उसके अलावा ये आपका राइट लंग्स हो गया और ये आपका लेफ्ट लंग्स हो गया। ओके फाइन। यहाँ से ब्लड वापस आ रहा है, ये पल्मोनरी वेन हो गया। अब खेल कहाँ खेला जा रहा है, हम बात करें कि लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर, हम बात करें
लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर, जब लेफ्ट साइड काम करना बंद कर देगा तो ब्लड वापस किधर आएगा बच्चों, लंग्स में। तो पेशेंट को कौन सा सिम्टम दिखेगा, पल्मोनरी सिम्टम। पेशेंट को कौन सा सिम्टम दिखेगा, पल्मोनरी सिम्टम दिखेगा। ये कहानी ऑलरेडी मैंने कल जिक्र कर चुका हूं, आज फिर से रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों। और यहां मैंने मेंशन भी किया है कि कॉज क्या हो सकता है, कॉज क्या हो सकता है। कॉज की बात करें, कॉज क्या हो सकता है, लाइक हाइपरटेंशन, लाइक हाइपरटेंशन हो सकता है, लाइक कार्डियोमायोपैथी जो मैंने कॉमन हार्ट फेलियर की कॉज आपको बताए, लाइक वल्वुलर डिसऑर्डर, लाइक सीएडी मोस्ट कॉमन कॉज। देख अगेन मैंने सीएडी जो है आपको होगा पता है, एमआई जो है, एमआई का भी मोस्ट कॉमन कॉज कौन था, सीएडी है। और यहां पर भी मोस्ट कॉमन कॉज कौन है बच्चों, सीएडी। द सीएडी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोस्ट कॉमन कॉज। अब साइन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर मैंने क्या बताया बच्चों, पल्मोनरी सिम्टम। आगे जो मैं क्लिनिकल फीचर्स की बात करूंगा, क्योंकि लेफ्ट साइड का हार्ट काम नहीं करेगा, ब्लड वापस कहां जाएगा, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड वापस कहां जाएगा, पल्मोनरी वेन, और पल्मोनरी वेन से ब्लड कहां आएगा, लंग्स में। और लंग्स में जब ब्लड आएगा तो लंग्स में ब्लड राइट साइड ऑफ द हार्ट से भी आ रहा है, लेफ्ट से रिपीट आ रहा है, तो पल्मोनरी कंजेशन होगा। और बहुत सारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपको फाइंड आउट होगा। मैं एक एक को डिस्कस करने की कोशिश करता हूं बच्चों, एक एक डिस्कस करने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले मैंने लिखा ऑर्थोपीनिया। ऑर्थोपीनिया शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। देखिए ऑर्थोपीनिया का मतलब क्या होता है, पेशेंट ओनली कैन टेक ब्रीथ इन अपराइट पोजिशन, या पेशेंट सिर्फ अपराइट पोजीशन होगा तभी पेशेंट सांस ले सकता है। ओनली व्हेन द पेशेंट डज हैव अपराइट पोजीशन तभी पेशेंट सांस ले सकता है, क्योंकि ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग इसमें रहेगा। देन बच्चों कफ, देखिए लंग्स की बात करें, ऑर्थोपीनिया है, रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम है, लंग से बिलोंग करता है। जब पेशेंट लेटेगा तो सांस नहीं ले पाएगा, जब पेशेंट बैठ जाएगा तो वो सांस ले पाएगा, इसका मतलब उसको ऑर्थोपीनिया कहते हैं बच्चों। देन कफ, कफ देखिए एक्चुअली कफ का मीनिंग क्या होता है, कफ का मीनिंग होता है एक्सपल्शन। कफ का मीनिंग होता है एक्सपल्शन ऑफ एयर, एक्सपल्शन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स। लंग्स के द्वारा एयर का एक्सपल आउट होना कफ कहलाता है। लंग्स के द्वारा एयर का एक्सपल आउट होना कफ कहलाता है। इज इनिशियली ड्राई देन नॉन प्रोडक्टिव, मतलब शुरू में जब पेशेंट को ये लेफ्ट साइड का हार्ट काम नहीं करेगा तो कफ शुरू में ड्राई होगा, इनिशियली ड्राई होगा, और लगातार कफ बना तो नॉन प्रोडक्टिव होगा। देन हिमोप्टाइसिस, देखिए ब्लड टिक्ड स्पुटम, क्या होगा हिमोप्टाइसिस का, यदि ये पेशेंट का लंग्स है, यदि ये पेशेंट का लंग्स है और मेरे बच्चों लंग्स की ब्लड वेसल्स जो है, कैपिलरीज का प्रेशर बढ़ेगा और कैपिलरीज रप्चर होगा, कैपिलरीज रप्चर होगा तो पेशेंट वॉमिट करेगा। जब पेशेंट कफ करेगा तो कफ के साथ ब्लड आएगा, देखिए वॉमिट के साथ ब्लड आना हेमेटेमेसिस कहलाता है, हेमेटेमेसिस कहलाता है, दैट वी कैन से हिमोप्टाइसिस, हिमोप्टाइसिस। देन बच्चों उसके लिखा एडवेंटिशियस ब्रीथ साउंड। एडवेंटिशियस का मतलब होता है एबनॉर्मल, एडवेंटिशियस ब्रीथ साउंड का मतलब होता है एबनॉर्मल ब्रीथ साउंड, एबनॉर्मल ब्रीथ साउंड। एक और चीज आपको यहां पर समझ होगा, हियर्ड इन अ वेरियस एरिया ऑफ द लंग्स। एक्चुअली एबनॉर्मल लंग साउंड में क्या होता है, ये सपोज आपका ट्रैकिया है, ये राइट ब्रोंकाई है, ये लेफ्ट ब्रोंकाई है, ये आपका राइट लंग्स है, ये आपका लेफ्ट लंग्स है, और राइट साइड में ये आपका अपर मिडिल और लोअर लॉब है, और ये आपका अपर और लोअर लॉब है। अब एक्चुअली ये जो एरिया जिसको कैरिना बोलते हैं, यहाँ पर हम ब्रोंकियल साउंड सुनते हैं, यहाँ पर हम ब्रोंकियल साउंड सुनते हैं, यहाँ पर हम वेसिकुलर साउंड सुनते हैं, और दोनों के बीच में हम कहते हैं ब्रोंको वेसिकुलर। ये मैं बात कर रहा हूँ बच्चों नॉर्मल लंग साउंड की, ये मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल लंग साउंड की। लंग्स में नॉर्मली 3 साउंड हम पढ़ते हैं, मैं आगे रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको डिटेल में पढ़ूंगा। लंग्स में 3 रेस्पिरेटरी साउंड होते हैं, एक साउंड होता है ब्रोंकियल साउंड, दूसरा साउंड होता है ब्रोंको वेसिकुलर साउंड, और तीसरा होता है बच्चों वेसिकुलर साउंड। कौन सा होता है, वेसिकुलर साउंड। देन पल्मोनरी कंजेशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्रैकल्स, देखिए आपने पढ़ा होगा कोर्स से क्रैकल, एक आपने पढ़ा होगा फाइन क्रैकल। क्रैकल वैसे इंडिकेट करता है पल्मोनरी एडिमा को, किसको इंडिकेट करता है, पल्मोनरी एडिमा। मतलब लेफ्ट साइड का हार्ट काम नहीं करेगा तो आपका ब्लड वापस लंग्स में जाएगा, जब ब्लड लंग्स में जाएगा, सस्टेन हाई प्रेशर इन द पल्मोनरी वेन
eventually force some fluid from blood into the surrounding microscopic air sac, that is the alveoli. होगा क्या, ये पेशेंट का जो राइट साइड में राइट ब्रोंकाई, लेफ्ट साइड में लेफ्ट ब्रोंकाई, फिर राइट साइड में राइट ब्रोंकाई के बाद प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स के बाद में ब्रोंकाई, देन ब्रोंक्यूल्स, देन एल्यूलाई डक्ट, देन एल्यूलाई डक्ट, और ये आपका एल्यूलाई. होगा क्या, इस एल्यूलाई सैक में क्या भर जाएगा, फ्लूइड भर जाएगा. जब फ्लूइड भरेगा तो पेशेंट कैन नॉट एबल टू कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स. जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं होगा तो पेशेंट O2 CO2 एक्सचेंज नहीं कर पाएगा, तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है. और ये इमरजेंसी कंडीशन है, ये सीरियस कंडीशन है. व्हेन द पेशेंट हैव लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर तो पल्मोनरी सिम्टम दिखेगा, और पल्मोनरी में भी पल्मोनरी एडिमा इज मच डेंजरस, क्योंकि उसको ट्रीट नहीं किया ना पेशेंट मर जाएगा, पेशेंट गोइंग टू बी डाई. यदि आपने ट्रीट नहीं किया तो पेशेंट गोइंग टू बी डाई. तो आई वाज पुटेड हियर orthopnea, respiratory tract symptom, cough, respiratory tract, hemoptysis, adventitious breath sound, pulmonary congestion, और इस pulmonary congestion can cause pulmonary edema. pulmonary edema. अब मैंने पुट किया कि pulmonary edema जो है, फिर से कह रहा हूं, यदि किसी पेशेंट को pulmonary edema हुआ है तो जो alveoli sac होता है ना, जो alveoli sac होता है ना, दिस इज योर alveoli sac. इस alveoli sac में फ्लूइड भर जाता है, एल्यूलाई सैक में फ्लूइड भर जाता है, मतलब एल्यूलाई ना तो कॉन्ट्रैक्ट हो पा रहा है ना रिलैक्स हो पा रहा है, तो समझ जाना कि पेशेंट कैन नॉट एबल टू सर्वाइव मोर. ओके फाइन. मैंने लिखा है कि यदि पेशेंट को एक्यूट पल्मोनरी एडिमा होता है तो पेशेंट को डिस्निया, ऑर्थोपेनिया यहां पर भी रहेगा. एक्सपेक्टोरेशन ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड टिप्स और फ्रोथी स्पुटम, मतलब पेशेंट को लार्ज अमाउंट में स्पुटम मिलेगा, साथ में क्या होगा, ब्लड मिलेगा, और ये इंडिकेट करा कि पेशेंट को पल्मोनरी एडिमा हुआ है. वीजिंग एंड क्रैकल ऑन ऑस्कल्टेशन. देखिए ऑस्कल्टेशन में दोनों साउंड मिल सकते हैं, क्रैकल और वीजिंग. वैसे वीजिंग साउंड को हम क्या कहते हैं बच्चों, म्यूजिकल साउंड. और वीजिकल साउंड जो है ये अस्थमा की फिजिकल फाइंडिंग है. इसको नॉर्मली हम कहते हैं, जो अस्थमा है उसकी फिजिकल फाइंडिंग है. क्या है बच्चों, फिजिकल फाइंडिंग है. किसकी बच्चों, अस्थमा की फिजिकल फाइंडिंग है. दैट वी कैन से विजिंग, दैट यू अंडरस्टैंड एवरीवन. ये विजिंग जो अस्थमा की फिजिकल फाइंडिंग हम कह सकते हैं, बट यहाँ पर पेशेंट को यदि पल्मोनरी एडिमा है तो हल्का विजिंग के साथ क्रैकल मिलेगा. क्रैकल जो है मेन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पल्मोनरी एडिमा का फाइंडिंग बोल सकते हैं. देन एक्यूट एंजाइटी, रेस्टलेसनेस होगा, cold clammy skin due to lack of blood supply, cyanosis, again bluish discoloration of skin का जो है bluish discoloration होगा, that is a cyanosis. and hypocapnia, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों. देखिए हाइपोकैप्निया एक होता है हाइपरकैप्निया. Hypocapnia evidenced by the muscle cramps, weakness, dizziness and paresthesia. Hypocapnia का मतलब होता है decreased CO2 in lungs. और hypocapnia का रीजन क्या है, एविडेंस बाय मसल क्रैम्प्स, वीकनेस एंड डिजीनेस एंड पैरेस्थेसिया. मतलब पेशेंट जो है उसकी मसल्स है, डायफ्राम है, सब वीक होने की वजह से, सब मसल्स जो है सब वीक होने की वजह से जो CO2 है वो कहीं न कहीं जो है स्पेशली हाइपोकैप्निया का मतलब आपके लंग्स में कम होगा, क्योंकि ब्लड में तो CO2 ज्यादा आ ही रहा है, हाइपरकैप्निया आ रहा है. लंग्स में कम होने का रीजन है कि लंग्स जो है वो उस CO2 को निकाल नहीं पा रहा है. lungs does not have capability to withdraw CO2 from the blood, क्योंकि CO2 ब्लड से कब आएगी, जब लंग्स के वैल्यूलाई ठीक से काम करेंगे. और जब पेशेंट का ये मसल वीकनेस है या फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो गया तो दैट कैन नॉट वर्क नॉर्मली, तो डेफिनेटली CO2 जो है ब्लड से ऑफ हो ही नहीं पाएगा. जब ब्लड से ऑफ नहीं होगा तो लंग्स में CO2 कम होगा. लंग्स में CO2, ये थोड़ा आपको कंफ्यूजन वाला मैटर लग सकता है, मैं इसको और क्लियर कर देता हूं. क्योंकि लंग्स जो है ना बच्चों, लंग्स में एल्यूलाई, और एल्यूलर में टाइप 1 सेल, और ये रिस्पॉन्सिबल है O2 और CO2 के एक्सचेंज करने के लिए. किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, O2 और CO2 का एक्सचेंज करने के लिए फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. दैट वी कैन लंग्स आर रिस्पॉन्सिबल. ओके फाइन. सेकेंड थिंग, यदि पेशेंट का एल्यूलाई काम ही नहीं करा, टाइप 1 सेल काम ही नहीं करा,
तो लंग्स जो है वो CO2 को ले नहीं पा रहा था, मतलब CO2 कम है, तो दैट वी कैन से हाइपोकैप्निया। हाइपोकैप्निया का मतलब होता है डिक्रीज CO2, हाइपोकैप्निया का मतलब होता है डिक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखना बच्चों, आया समझ में? बिल्कुल, CO2 इन लंग्स का रीजन समझ में आ गया आपको, रीजन समझ में आएगा फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, तो पेशेंट को हाइपोकैप्निया देखने को मिलेगा। ओके फाइन, तो दीज आर द थिंग्स विल इंडिकेटिंग पेशेंट सफर द पल्मोनरी एडिमा और वी कैन से एक्यूट पल्मोनरी एडिमा। अब मैं बार बार आपको ये जिक्र कर रहा हूं कि पल्मोनरी एडिमा जो है सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। यदि पेशेंट का लेफ्ट साइड का हार्ट काम नहीं कर रहा है और पेशेंट को पल्मोनरी एडिमा हुआ है, तो हमें तुरंत ट्रीट करना, क्विक ट्रीट करना। क्विक क्या करना बच्चों? ट्रीट करना, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। दैट यू अंडरस्टैंड एवरीवन? अंडरस्टैंड एवरीवन? ओके ओके, कैरी ऑन करते हैं। सीवियर डिस्नी हो गया, एक्सपेक्टोरेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड, टिक, स्पूटम, वीजिंग, क्रैकल, सब मिला। अब आता है कि व्हाट इज द एक्शन टू बी टेकन इफ क्लाइंट डेवलप पल्मोनरी एडिमा। यदि पेशेंट को PE है, पल्मोनरी एडिमा है, तो क्या एक्शन उसके लिए इंपॉर्टेंट है? लाइक प्रोवाइड हाई फाउलर पोजीशन। एग्जाम का MCQ, हाई फाउलर का मतलब 80 to 90 डिग्री एंगल, 80 to 90 डिग्री एंगल पे पेशेंट को पोजीशन प्रोवाइड करना, जिसको हम कह सकते हैं कि हाई फाउलर पोजीशन है। और द एक्शन टू बी टेकन, सेकंड थिंग, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन तुरंत। ये इमीडिएट बता रहा हूं। सबसे पहले पेशेंट को 90 डिग्री, जैसे आप बैठते हो ना, जैसे अभी आप, कुछ बच्चे जो है अब हाई फाउलर पोजीशन में बैठे हैं, कुछ बच्चे जो है सेमी फाउलर पोजीशन में है, कुछ जो है सुपाइन में है, कुछ प्रॉन पोजीशन में है, कुछ हाफ सिम्स लेटरल में है, और कुछ जो है लीन फॉरवर्ड, ऐसे बैठ के आगे की ओर झुके हुए हैं, तो लीन फॉरवर्ड पोजीशन में है। दैट एवरीबडी हैव डिफरेंट पोजीशन, क्योंकि हम जिस पोजीशन में कंफर्ट फील करते हैं ना, हम उसी पोजीशन में स्टडी करना पसंद करते हैं। बहुत रेयर होंगे जो सिटिंग पोजीशन में होंगे। अब आप कहोगे सर आप तो कैमरा लगा के खड़े हो, है ना? इट्स ओके, डोंट वरी, बट आप जिस भी पोजीशन में बैठे हो, यू शुड कैरी योर स्टडी कंटिन्यूअसली, है ना? बिकॉज डिगॉक्सिन पढ़ाने वाला हूँ आज, जिसको जो मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 100 पेपर यदि कहीं कंडक्ट होता है ना, तो 100 पेपर में भी उसका MCQ आएगा। 100 पेपर कंडक्ट होंगे ना, 100 पेपर में डिगॉक्सिन का क्वेश्चन आता है। आज सारे MCQ पे भी मैं करने वाला हूँ सर्जिकल स्ट्राइक। जस्ट इट्स ओके रोशन, हाँ वीरेंद्र, इट्स ओके कृष्णा। बाकी बच्चों लंग साउंड चेक करने, क्योंकि मैंने कहा था यदि पल्मोनरी एडिमा है पेशेंट का, शिवानी इट्स ओके डियर, इट्स ओके वर्षा यादव, थैंक यू महिमा। हाँ आदर्श बहुत मेहनत कर रहे हो। जैसे मैंने कहा, जब भी पेशेंट को पल्मोनरी एडिमा होगा, O2 CO2 एक्सचेंज नहीं कर पा रहा है, हाई फाउलर के साथ O2 दे दिया, लंग साउंड मॉनिटर करना जरूरी, क्योंकि क्रैकल है तब तक समझ आना कि पल्मोनरी एडिमा अभी भी प्रेजेंट है। देन इंश्योर IV असिस्ट डिवाइस, क्योंकि पेशेंट को इमीडिएट कोई भी ड्रग को एडमिनिस्टर करना पड़ता है, तो उसके लिए हमें IV साइट जो है उसको इंश्योर करना जरूरी है, देन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डायूरेटिक्स एंड मॉर्फिन। देखिए ये दोनों ड्रग है। अब इसमें एक मजेदार बात है, अब ध्यान से, पूजा बहुत अच्छी बात पूछे। हम डायूरेटिक्स तो देंगे, मॉर्फिन देखिए, आपको पता है मॉर्फिन जो है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कॉज करता है, सबको पता है, बट यहां मॉर्फिन देने का पर्पज है गिवन विथ प्रिकॉशन, मतलब हमें कॉम्प्लिकेशन का ध्यान रखना है, प्रिकॉशन के साथ हम दे सकते हैं, प्रिकॉशन के साथ या मॉर्फिन दे सकते हैं। ओके फाइन। देन इंसर्ट ए फॉलिस कैथेटर कार्डियक वर्कलोड को कम करने के लिए, और यूरिन जो आउटपुट है लेसिक्स देंगे। जब डायूरेटिक देंगे ना, डायूरेटिक में हम लोग लूप डायूरेटिक्स देते हैं, और लूप में भी हम लोग लेसिक्स देते हैं, और जब लेसिक्स देंगे तो डेफिनेटली पेशेंट का जो यूरिन जो है वो आउटपुट इंक्रीज होगा, उसको कलेक्ट करने के लिए हमें फॉलिस कैथेटर की जरूरत पड़ेगी। प्रिपेयर फॉर द इंट्यूबेशन एंड वेंटिलेशन सपोर्ट इफ रिक्वायर्ड, और क्योंकि मैंने कहा था इमरजेंसी कंडीशन में पेशेंट की डेथ हो सकती है, तो इंट्यूबेशन के लिए हम लोग ET ट्यूब, लैरिंगोस्कोप और सब कुछ हमें प्रिपेयर रखना होगा। वेंटिलेटर सपोर्ट के लिए भी हमें पेशेंट को तैयार रखना होगा।
तो ये तो मैंने इमरजेंसी मैनेजमेंट बताया कि इफ द पेशेंट हैव लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर, तो ऑलरेडी हमने कहा था कि पल्मोनरी सिम्टम होगा, और पल्मोनरी सिम्टम बहुत डेंजरस है। यदि टाइम से ट्रीट नहीं किया तो पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो वी शुड नीड टू बी नो कि क्या क्या सपोर्टिव पैरामीटर चाहिए, क्या क्या ऑनगोइंग पैरामीटर चाहिए, क्या इमीडिएट उस समय अवेलेबल है वो इसको देना चाहिए। तो ऑलमोस्ट वी ट्राइड वेरी वेल। नाउ नेक्स्ट वन बच्चों, मेडिकल मैनेजमेंट। और मेडिकल मैनेजमेंट किसका बच्चों? पल्मोनरी एडिमा का हम कह सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं पल्मोनरी एडिमा का मेडिकल मैनेजमेंट यदि मैं बात करूं, क्योंकि ये फिर से कह रहा हूं इमीडिएट कंडीशन है। और मैं एक ट्रिक्स लिखा, अनलोड फास्ट। अनलोड फास्ट से मैं आपको पल्मोनरी एडिमा के सारे मेडिकल मैनेजमेंट के बाद में आपको बताऊंगा बच्चों। अनलोड फास्ट याद रखना, अनलोड फास्ट क्या है? अनलोड फास्ट सबसे पहले अपराइट पोजीशन, और इसमें हम लोग हाई फाउलर पोजीशन दे सकते हैं, हाई फाउलर पोजीशन दे सकते हैं। देन नाइट्रेट जिसमें हम लोग एंटीजी वेसोडाइलेटर ड्रग दे सकते हैं। देन लेसिक्स, हम लूप डायरेटिक्स दे सकते हैं, देन ऑक्सीजन देखिए, अनलोड LO, देन ACE इनहिबिटर लाइक कैप्टाप्रिल लाइक एनालाप्रिल, क्योंकि इसको हाइपरटेंशन जो है वो भी एक फैक्टर यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल था, इसलिए हम ACE इनहिबिटर देंगे। देन डिगॉक्सिन यहाँ हम दे सकते हैं, D से डिगॉक्सिन, F से फ्लूइड को डिक्रीज करना है, A से आफ्टरलोड को डिक्रीज करना है। देन बच्चों S से सोडियम को रेस्ट्रिक्ट करना है, और T से कुछ टेस्ट करना, लाइक डिगॉक्सिन लेवल, लाइक ABG एनालिसिस, लाइक पोटेशियम लेवल, क्योंकि ABG में हम लोग रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस का पता लगाएंगे। रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस जो है, एल्कलोसिस का और एसिडोसिस का पता लगाएंगे। डिगॉक्सिन लेवल चेक करने का पर्पस है कहीं पेशेंट को डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी तो नहीं हुआ, कहीं पेशेंट को डिगॉक्सिन जो है वो टॉक्सिसिटी तो नहीं हुआ। तो ये कुछ टेस्ट है जो यहाँ मस्ट है यदि हम बात करें मेडिकल मैनेजमेंट की। तो ये मेडिकल मैनेजमेंट किसका है बच्चों? ये पल्मोनरी एडिमा का है ना। अनलोड फास्ट, अनलोड से अपराइट पोजीशन, N से नाइट्रेट, L से लेसिक्स, O से ऑक्सीजन, अगेन A से ACE इनहिबिटर, D से डिगॉक्सिन। फास्ट दिस अ फ्लूइड, A से आफ्टरलोड डिक्रीज करना, S से सोडियम रेस्ट्रिक्शन, और T से कुछ टेस्ट करना है। तो हम पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं यदि पेशेंट जो है उसको दैट वी कैन से पल्मोनरी एडिमा। और याद रखना, यदि पेशेंट को पल्मोनरी एडिमा हुआ है, पल्मोनरी एडिमा हुआ है और उसका कॉज जो है कहीं ना कहीं लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर था, उसका कॉज कहीं ना कहीं लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर था। तो दैट वी कैन कंसिडर, ओके फाइन। नाउ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ कंजस्टिव कार्डियक फेलियर, कंजस्टिव हार्ट फेलियर एंड हार्ट फेलियर। बहुत मजा आने वाला है। मैं इन्वेस्टिगेशन की यहाँ पर बात करूंगा कि कैसे पता लगाएंगे पेशेंट को हार्ट फेलियर है ना, कैसे हम पता लगाएंगे कि पेशेंट को जो है हार्ट फेलियर। आप थोड़ा सा अपने मेमोरी को रिकॉल करना, जैसे आई थिंक यू हैव वेरी गुड कैपेसिटी टू रिकॉल ऑल द कंटेंट, यस और नो। तो मेमोरी को रिकॉल करने के लिए बेस्ट तरीका है कि जैसे आपने पहले पढ़ रखा है, हाँ आदर्श पहले पढ़ रखा, यू नो रिकॉलिंग टेक्निक। चलो मैं एक बहुत अच्छी बात आपको बता देता हूँ। रिकॉलिंग से मुझे याद आया, हम कई बार बोलते हैं मेरी सर याददाश्त बड़ी कमजोर है, कि सर मैं जो भी पढ़ता हूँ मुझे याद नहीं होता। ये तो हम कई बार हर टीचर से कंप्लेन करते हैं, समझ में नहीं आ रहा सर, कहाँ से पढ़ूं, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। तो फिर कोई बाबा पंडित और जहां जाते हो तो वो अपने जादू करते कि ऐसा कर लो, फलाना कर लो, ढिमका कर लो। डॉक्टर अपना जादू करते हैं, डॉक्टर बोलते हैं कि शंख पुष्पी पियो, अखरोट खाओ, बादाम खाओ और उससे आपका याददाश्त बढ़ेगा। शंख पुष्पी सुना ना। और यदि ऐसा होता तो हम तो बच्चों चांद तारे अपने घर पे तोड़ ले आते कभी भी। ऐसा यदि होता है
कि संग पुष्पी पियो, याददाश्त स्ट्रांग बनाओ, तो हम तो अब चांद तारे घर पे ही तोड़ लिए थे। तो ये सिर्फ वो कहते हैं कि एक सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई होता है, एक सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई होता है, क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग है। जब तक हम किसी पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद ड्रिप कनेक्ट नहीं करते ना, तब तक उसको ऐसा लगता है कि मुझे बिल्कुल झूठा एडमिशन दे दिया, मुझे तो भर्ती की जरूरत नहीं है। और जैसे उस पेशेंट को 1 ड्रिप फिनिश किया, 2 ड्रिप फिनिश किया, तो घर पे कॉल पे क्या बताएगा पता है? कॉल पे क्या बताएगा कि 2 बोतल लग गई है, अभी भी तबीयत थोड़ी ठीक है ना, बिकॉज दे फील लाइक एडमिशन हुआ है, दे फील लाइक। तो ये ह्यूमन बीइंग है। इसलिए एक बात मैं जो आपको बताना चाहता हूं, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, मैं बात करता हूं याददाश्त की। याददाश्त कैसे बढ़ाई जाए, है ना? मन कर रहा सुनने का, मन कर रहा सुनने का। याददाश्त बढ़ाना चाहते हो? Are you recall your all the things which is happening in a whole day? Yes or no? इसकी अलग से फीस लगेगी बच्चों। यदि याददाश्त बढ़ाना चाहते हो तो इस सेमिनार की अलग से फीस लगेगी। मैं अभी मेरे साथ एक एक्सपेरिमेंट कराऊंगा, और अभी मतलब लगभग 5-5 हजार रुपए आपको और फीस जमा करनी पड़ेगी। Are you ready to do? है ना? हम जाते हैं ना मार्केट में सेमिनार अटेंड करने, याददाश्त बढ़ाने के लिए जा रहे हैं, और सबको सब ऐसे एकदम जादूगर बनना है ना, आइंस्टीन बनना है। एक्स्ट्रा फीस देने के लिए भी तैयार हो? 5000। ओके मेरे बच्चों, 5000 इंपॉर्टेंट नहीं, आप मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो। और आपसे फीस जो ले लिया, जिन लेना था इंस्टीट्यूट ने, अब और आपसे कुछ नहीं लेना है। एक्चुअली क्या, याददाश्त बढ़ाने के 2 नुस्खे आपको बता देता हूँ। बात तो कर रहा था हार्ट की, तो दिल कहीं न कहीं आपको रिकॉल कर रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना बता दूं। आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। और 2 एक्टिविटी मैं आपको बता रहा हूँ, और इस एक्टिविटी को आप 10 डेज तक फॉलो करोगे, 10 दिन तक फॉलो करोगे, और 10 डेज के बाद में, 10 डेज के बाद में आप मुझे वापस रिस्पॉन्स बताना। 10 डेज के बाद वापस मुझे रिस्पॉन्स बताना। थैंक यू मेरे बच्चों, मुझे पता जैन सिंह बच्चे मना नहीं करेंगे, बट ये आपका प्यार ही बहुत बड़ी ताकत है मेरे लिए। तो 10 डेज के बाद आप मुझे वापस बताओगे कि याददाश्त कैसे बढ़ाई जाती है और उससे क्या आपको फायदा हुआ। पहला काम क्या करेंगे, पहला काम क्या करेंगे कि जब शाम को हम बेड पे सोने जाते हैं ना, और जब हमारा मन करा कि अब हमें नींद आ रही है, तो प्लीज अपने मोबाइल को साइड में रखना, अपनी कंफर्टेबल पोजीशन में लेटना। लाइक ज्यादातर बच्चे सिम्स लेटरल पोजीशन, कुछ प्रॉन पोजीशन, बहुत कम जो सुपाइन पोजीशन में सोते होंगे। और उसके बाद अपने आप को डेली 24 घंटे में से 10 मिनट देना। कितना देना बच्चों? 10 मिनट देना। और ये 10 मिनट में हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। जैसे आप सोने जाते हो बेड पे, मोबाइल को दूर रख देना, सारे गुड नाइट बोल बाल के सब मोबाइल को साइड में। अगले 10 मिनट अब आपको कंफर्टेबल पोजीशन में चले जाना। देन क्लोज योर आईज, देन recalling what happening, what you did whole day। आपने सुबह से शाम जो है क्या किया, उसको रिकॉल करना। जैसे आप 5 बजे वेकअप किया, ब्रश, आंख को बंद रखना, 5 बजे वेकअप किया, उसके बाद पानी पिया, देन ब्रश किया, देन डेली रूटीन की जो एक्टिविटीज कंडक्ट की, देन उसके बाद मैंने बात लिया, फिर बात लेने के बाद मैंने जो है हल्का एक्सरसाइज किया, देन उसके बाद में मैंने पूजा की, फिर मैंने ब्रेकफास्ट लिया। ब्रेकफास्ट लेने के बाद जो है मैंने अपने क्लास के लिए या पढ़ने के लिए जो भी प्लान किया। फिर मेरे पास एक कॉल आया, उसमें मम्मी ने मुझे डांट लगाई। इस तरीके से आपको टोटल 24 घंटे में जो भी हुआ है उसको रिकॉल करना है, और इसमें कम से कम आपको 10 मिनट चाहिए। एक भी एक्टिविटी मिस नहीं होनी चाहिए, आपको फोकस रखना। 5 बजे उठा, वेकअप किया, ब्रश किया, बाथरूम गए, उसके बाद में एक्सरसाइज किया, देन बात लिया, देन पूजा किया। जस्ट यू रिकॉल लाइक दैट, और आपका कंसंट्रेशन 10 मिनट बढ़ गया। आपने 10 मिनट कुछ और नहीं सोचा, आपने 10 मिनट सिर्फ आप अपनी एक्टिविटी के बारे में सोचा। योर कंसंट्रेशन गोइंग टू बी राइजेस अप।
योर कंसंट्रेशन गोइंग टू ग्रोन अप, बिकॉज आपने 10 मिनट बिना किसी अदर ऑब्जेक्ट को अपने ब्रेन में एंट्री दिए बिना एक ही ऑब्जेक्ट पे फोकस करके रिकॉल किया, और ये कम से कम 10 डेज तक कंटिन्यू करना है, कम से कम 10 डेज तक कंटिन्यू करना है। 101% यू विल इंप्रूव योर लॉन्ग टर्म मेमोरी और रिकॉलिंग कैपेसिटी, ये आप सुधार करोगे 101%। प्रैक्टिकली आई डिड इट, तो ये आप में सुधार दिखेगा। एक काम ये करना, कर लिया, ये तो मैंने शाम की एक्टिविटी दी। सुबह की एक और एक्टिविटी आपके इस डेली शेड्यूल में मैं ऐड कर देता हूं। सुबह की एक्टिविटी क्या ऐड करना है, आप कुछ बच्चे एक्सरसाइज करते होंगे, गर्ल्स स्पेशली योगा मेडिटेशन करते होंगे। सुबह जब आप अपने आप के लिए मॉर्निंग में जो टाइम देते हैं, उस टाइम आपको क्या करना है, आपको क्या करना, सिटिंग पोजीशन में बैठना और घुटनों से नी को फ्लेक्स करना, नी को फ्लेक्स करना। नी को फ्लेक्स करने के बाद में दोनों हाथ को स्ट्रेट करना है, आई को क्लोज करना है। देन क्या करना पता है, 100, 99, 98, 97, 96 उल्टी गिनती करना है। उल्टा जो है गिनती करना होगा 100 से 1 5 टाइम्स। कितना बच्चों, 5 टाइम्स माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर लाइक दैट। 100, 99, 98, 97, 95, 94, 93, 92, 90, 89, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, that is 81, or we can say 80, 79, 78, 76 like that। इस तरीके से उल्टी गिनती स्टार्ट करना और 5 बार करना है, 5 टाइम्स करना है। और 5 टाइम्स करोगे आपको 10 मिनट का टाइम लगेगा। आपका कंसंट्रेशन बढ़ा, आपका कंसंट्रेशन बढ़ा। 10 मिनट में आपका टारगेट क्या होगा कि मेरा एक भी वर्ड मिस नहीं होना चाहिए, एक भी वर्ड मिस नहीं होना चाहिए। मुझे 98 के बाद 97 आना चाहिए, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90 ऐसे आना चाहिए। तो आपका कंसंट्रेशन बढ़ा, आपका कंसंट्रेशन बढ़ा। ये 2 चीजें हैं, और दोनों ही चीजें जो है, द प्रैक्टिस मेक मोर परफेक्ट। यदि आप 10 डेज ईमानदारी से, हॉनेस्टी से कंडक्ट करते हो, तो 200% मैं आपको कह रहा हूं बच्चों, आपकी याददाश्त इंप्रूव होगी, आपको बदलाव दिखेगा, और आप फील करोगे कि सर ने बिना 5000 रुपीज लिए सेमिनार में ये 2 चीजें फ्री बता दी। और इसको करके देखना, इसको करके देखना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। आर यू रेडी टू डू? आर यू रेडी टू डू? करोगे, और करोगे तो रिजल्ट भी मुझे बताना 10 डेज के बाद में। 13 है, 23 को रिप्लाई करना याद रखे, डेली करना, कुछ भी हो जाए। ओके फाइन। अब मैं ले चलता हूं फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर का कि कंजस्टिव हार्ट फेलियर को हम कैसे पता लगाएंगे, हार्ट फेलियर का पता कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले मैंने लिखा वीएनपी। आपको याद करिए, मैंने हार्ट में कुछ हार्मोन्स पढ़ाए थे। वीएनपी, वेंट्रिकुलर नेट्रायूरेटिक पेप्टाइड, वेंट्रिकुलर नेट्रायूरेटिक पेप्टाइड, इसको बी टाइप नेट्रायूरेटिक पेप्टाइड कहते हैं, सिक्रेटिंग फ्रॉम द कार्डियोमायोसाइट इन अ वेंट्रिकल। याद करिएगा, याद करिएगा, जिससे मैंने हार्ट का इमेज पढ़ाया था, और मैंने आपको कहा था कि आपके हार्ट में जो है स्पेशली एट्रियम से एक अलग हार्मोन का सिक्रीट होता है, वेंट्रिकल से भी हार्मोन का सिक्रीट होता है। तो 4 पैरामीटर मैंने यहाँ पर पुट किया है। ये राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, और एक वेंट्रिकल से हार्मोन का सिक्रेशन होता है। उस हार्मोन का नाम है बच्चों वीएनपी। क्या नाम है फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर? वीएनपी, वेंट्रिकुलर नेट्रायूरेटिक पेप्टाइड, और वी कैन से बी टाइप नेट्रायूरेटिक पेप्टाइड। आपको पता है बच्चों, ये हार्मोन क्या करता है? ये हार्मोन कब सिक्रीट होता है? ये हार्मोन जो है ये कब सिक्रीट होता है? when your heart stretching, जब आपका हार्ट जो है वो स्ट्रेच होता है, जब आपका हार्ट जो स्ट्रेच होता है, जब हार्ट स्ट्रेच होगा तो माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर इस हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ेगा। मतलब ये रोल प्ले करता है कि हार्ट को स्ट्रेच करने में, ये रोल प्ले करता है हार्ट को स्ट्रेच करने में माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। अब आपको पता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को आगे जाना चाहिए, नहीं जा पा रहा था, तो ब्लड कहाँ इकट्ठा हो रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल में इकट्ठा हो रहा है। जैसे ब्लड का अमाउंट बढ़ेगा, हार्ट के चैम्बर का स्ट्रेचिंग बढ़ेगा, और स्ट्रेचिंग बढ़ेगा तो इस हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ेगा, इस हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ेगा, और इस हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ेगा क्योंकि ये हार्मोन नॉर्मली लेस देन 100 पिकोग्राम पर ml जो है, हम कहते हैं भाई कोई हार्ट फेलियर नहीं है, नॉर्मल है।
हम क्या कहते हैं, कोई हार्ट फेलियर नहीं है, नॉर्मल है, लेस देन 100 पिकोग्राम पर ml की बात करो, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जस्ट मैंने पुट किया है 100 to 300 पिकोग्राम पर ml प्रेजेंट हार्ट फेलियर का मतलब है इस कंडीशन में पेशेंट में हार्ट फेलियर प्रेजेंट है, हार्ट फेलियर प्रेजेंट है। जैसे ये पहुंच गया 300 पिकोग्राम से ज्यादा माइल्ड कंडीशन, 600 से ज्यादा मॉडरेट कंडीशन, 900 से ज्यादा सीवियर कंडीशन। क्या कंडीशन? सीवियर। और आपसे कोई एग्जाम ऐसा पूछे कि सीवियरिटी ऑफ हार्ट फेलियर, सीवियरिटी ऑफ हार्ट फेलियर जो है इसका पता लगाने के लिए कौन सा इन्वेस्टिगेशन करेंगे, कौन सा इन्वेस्टिगेशन करेंगे, सीवियरिटी ऑफ हार्ट फेलियर का पता लगाने के लिए कौन सा इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो आपको सीधा आंसर लिखना है व्हेन वी शुड नीड फॉर सीवियरिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो आपको चाहिए बच्चों पेशेंट का वीएनपी का लेवल चेक करेंगे। क्या करेंगे? वीएनपी का लेवल चेक करेंगे। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, शुक्रिया मनु, थैंक यू सो मच। ओके फाइन। तो ये हार्मोन का लेवल आपको रिस्पॉन्सिबल है, और इस हार्मोन के लेवल से आपको पता चलेगा कि हाउ द पेशेंट हैव सीवियरिटी ऑफ हार्ट फेलियर। आपको समझ में आया? आपको समझ में आया फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर? जैसे मैंने फिर से एक बार रिकॉल करता हूं, जब भी हम बात करें वीएनपी की, जब भी हम वीएनपी की बात करें, इसको मैंने कहा था, इसको हम बी टाइप मतलब बी टाइप हार्मोन भी कहते हैं, वेंट्रिकुलर नाइट्रायूरेटिक पेप्टाइड। ये सिक्रीट कहां पर होगा? वेंट्रिकल में। सिक्रीट कहां पर होगा? वेंट्रिकल में। इसका काम क्या होगा? स्ट्रेचिंग ऑफ वेंट्रिकल। इसका काम क्या होगा? स्ट्रेचिंग। किसका स्ट्रेच करेगा? वेंट्रिकल का। वेंट्रिकल के स्ट्रेच की जरूरत क्यों पड़ेगी? जरूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि जब पेशेंट का हार्ट है, इस हार्ट में जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में भेजता है, लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड आयोटा में भेजता है। मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, जब लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं भेज पा रहा है, हार्ट इज अनेबल टू पंप इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। जब नहीं भेज पा रहा है तो इसके अंदर ब्लड का एक्यूमुलेशन बढ़ रहा है। जब ब्लड का एक्यूमुलेशन बढ़ेगा तो डेफिनेटली हार्ट क्या होगा? स्ट्रेच होगा। और जब हार्ट स्ट्रेच होगा तो माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, इस हार्मोन का प्रोटेक्शन बढ़ेगा और ये हार्मोन का लेवल इंक्रीज होगा। जितना स्ट्रेच उतना लेवल बढ़ेगा। तो समझ आना, पेशेंट की सीवियरिटी ऑफ हार्ट फेलियर का पता कौन लगाता है? दैट इज अ हार्मोन। अंडरस्टैंड एवरीवन? ओके फाइन। बाकी मैंने ये भी लिखा कि पेशेंट को यदि फर्दर चेक करना, चेस्ट एक्सरे को हम कहते हैं कंफर्मेटिव डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। इसको हम पता लगा लेते हैं कि पेशेंट को एक्सरे में हार्ट का जो साइज है, ये आपका नॉर्मल एक्सरे है, यहाँ पर हार्ट का साइज इंक्रीज है। स्पेशली लेफ्ट वेंट्रिकल को आप देख पा रहे हो, जो वेंट्रिकल की साइज आपको बढ़ी हुई दिख रही है। एक अलग कलर से मैंने इसको पुट किया, अलग कलर का मैंने यहाँ पर, हाँ बिल्कुल सुनील दैया बीएनपी बोल सकते हैं। तो दैट कंडीशन विल इंडिकेटिंग पेशेंट हैव हार्ट फेलियर। क्वेश्चन यदि आपसे हार्ट फेलियर कैसा पूछे ना कि चेस्ट एक्सरे जो है वो कंफर्मेटिक डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है, इको भी हम करते हैं, साइज और शेप देखने के लिए इको भी करते हैं। इको कैसे करते हैं देखिएगा, ये जो इमेज आपको दिख रहा है, ये इको मशीन है, ये है इको। एग्जाम में इसका फोटो आया हुआ है, इको की मशीन है, एक तरीके से कहता है हार्ट का अल्ट्रासाउंड है। शुक्रिया शिवानी भामोदिया, शुक्रिया शिवानी। अच्छा ओके महिमा, आई विल ट्राई इट। देखिए ये एक इमेज मैंने पुट किया है, इको कार्डियोग्राम। एक्चुअली सिंपल भाषा में कहूं तो अल्ट्रासोनोग्राफी, यूएसजी मशीन देखा होगा, और आजकल तो एडवांस मशीन आ गई, यूएसजी मशीन देखा होगा। और यूएसजी मशीन से मैंने एक फोटो डिस्प्ले किया, और यहाँ पर हम हार्ट पेशेंट को लिटाया हुआ है, और पेशेंट का जो हार्ट है वहां पर हमने एक डिवाइस को रोटेट करते हैं, उसको ट्रांसड्यूसर कहते हैं। और ट्रांसड्यूसर की वजह से पेशेंट का जो है हार्ट का अलग अलग व्यू जो है इस डिवाइस से हम फाइंड आउट करते हैं, और साइज का पता लगाते हैं। कि कहीं पेशेंट को जो है वो एनलार्जमेंट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब मजा आने वाला बच्चों, मैनेजमेंट ऑफ हार्ट फेलियर में बहुत मजा आने वाला। और सबसे पहली बात है, क्वेश्चन कई बार पूछा है, ड्रग ऑफ चॉइस, डिगॉक्सिन या हम बोल सकते हैं लोनाक्सिन। हार्ट फेलियर की ड्रग ऑफ चॉइस। अब देखिए, हार्ट फेलियर का मीनिंग याद है? हार्ट इज अनेबल टू पंप सफिशिएंट ब्लड टू मीट द मेटाबॉलिक नीड ऑफ द बॉडी ऑर्गन।
मतलब योर हार्ट इज अनेबल टू पंप, द ड्रग विल हेल्पिंग टू कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द वेंट्रिकल। ये ड्रग क्या करती है, ये पंप करवाएगी ब्लड। जब योर हार्ट नहीं ब्लड नहीं कर पा रहा, ब्लड हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्टिलिटी नहीं क्रिएट कर पा रहा, तो ब्लड पंप नहीं होगा। तो ये बदमाश ड्रग आकर के हार्ट को पंप करवाएगी, हार्ट को कॉन्ट्रैक्टिलिटी डेवलप करेगी, तो ब्लड पंप होगा। दैट ब्लड विल इजेक्ट टुवर्ड्स योर बॉडी ऑर्गन। अंडरस्टैंड? मैं पढ़ाऊंगा, पूरा मैकेनिज्म बताने वाला हूं कैसे काम करेगी। ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ हार्ट फेलियर पूछे डिगॉक्सिन। It is a cardiac glycoside, increase force of contraction but decrease rate of contraction। ये हार्ट के जो वेंट्रिकल्स है, हार्ट का जो राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा देता है। इसकी जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है इसको जो है ये बढ़ा देता है फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। और जब कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी, दैट मीन्स योर हार्ट इज एबल टू पंप। हाँ पूजा, कॉन्ट्रैक्शन करवाएगी। यहां तक तो समझ में आ गया? हाँ आदर्श शर्मा, बिल्कुल बेटा, मैं आपको बताऊंगा कहानी क्या है। ये हार्ट रेट वाली कहानी क्या, मैं आपको बताऊंगा। पहले आपको ये ड्रग ऑफ चॉइस समझ में आ जाना चाहिए।